जब उसके साथ इतने बेहतरीन लैला हों तो उसके पास कोई मौका कैसे होगा। उत्तरी कायनात अकादमी में उल्लास का माहौल छा गया, जबकि दिव्य चेतना पर्वत पर जानलेवा आभा छा गई। जिस समय हिमांशु को ध्रुवांश ने मारा था, उसी समय दिव्य चेतना पर्वत के बाहर का वातावरण भी उसी तरह जम गया था। विभिन्न स्थानों से आए बुजुर्गों के चेहरे थोड़े बदल गए थे। उनके दिलों में ध्रुवांश की निर्णायकता और क्रूरता के कारण सदमा महसूस हो रहा था। तुम छोटे कमीने, तुमने वास्तव में मेरे राक्षसी ड्रैगन पैलेस के लोगों को मारने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह जमी हुई हवा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इससे पहले कि क्रोध और गुस्से से भरी एक दहाड़ सुनाई दी, अगले ही पल गाढ़ा तरल जैसा जानलेवा इरादा आसमान में फैल गया, जिसने आसमान को दागदार कर दिया। इस पल पूरी दुनिया धुंधली हो गई, क्योंकि उठती हुई आंधी और तेज बादलों ने आसमान को भर दिया। विभिन्न स्थानों से आए बुजुर्गों के दिल की धड़कनें रुक गईं। जब उन्होंने अपनी निगाहें घुमाईं, तो उन्होंने देखा कि ब्लैक ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर राख हरा रंग का भाव था और उसमें से हत्या की भावना उमड़ रही थी, जो किसी राक्षस देवता के समान थी। क्या आप यह कह रहे हैं कि आपके राक्षसी ड्रैगन पैलेस के हाथों मारे गए हमारे उत्तरी कायनात अकादमी के छात्रों की संख्या बहुत कम है? यदि आप ध्रुवांश ब्लैक ड्रैगन को छूने की हिम्मत करते हैं, तो हमारी उत्तरी कायनात अकादमी एक बार फिर आपके राक्षसी ड्रैगन पैलेस के साथ युद्ध करने की हिम्मत करेगी। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन सम्राट की दहाड़ सुनाई दी, एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, जिसमें अछूती गहरी हत्या की मंशा थी। साथ ही उसकी आवाज में क्रोध भी भरा हुआ था। विभिन्न स्थानों से आए बुजुर्गों की पलकें झपकने लगीं। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और अध्यक्ष त्रिकेशु को देखा, जिसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। इस समय दुनिया की चेतना ऊर्जा उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ साथ उग्र हो गई थी। हा, त्रिकेशु, तुम सच में घमंडी हो। उस साल अगर व्हाइट ड्रैगन सम्राट विद्रोह करके भाग नहीं जाता और हमारे महल का खजाना चुराकर हमें हमारे सम्मन अनुष्ठान को पूरा करने से नहीं रोकता, क्या तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी हमारे राक्षसी ड्रैगन महल को हराना चाहती है? ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने उग्र हंसी के साथ उत्तर दिया, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारी उत्तरी कायनात अकादमी एक बार फिर आपके साथ होगी। अध्यक्ष त्रिकेशु की गरजती हुई आवाज ने अनगिनत लोगों के चेहरे को विकृत कर दिया। उत्तरी कायनात अकादमी में दो सबसे बड़े प्रभाव आखिरकार फिर से एक दूसरे से लड़ने जा रहे थे। इस रहस्योद्घाटन से संपूर्ण उत्तरी आकाश महाद्वीप स्तब्ध रह गया। आसमान में तैरते प्रकाश के विशाल समूह से गिरती हुई सुनहरी बारिश की बूंदों ने धरती को ढक लिया और आसमान को छिपा लिया। बारिश के कारण पूरा इलाका साफ और तरोताजा हो गया और पिछली बड़ी लड़ाइयों से तनावपूर्ण माहौल पूरी तरह शांत हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों के दिलो दिमाग में अवर्णनीय रूप से बेफिक्री और सुकून की भावनाएं उमड़ पड़ीं। इस समय 9 स्वर्गीय स्तरों या नीचे की विशाल भूमि में मौजूद अनगिनत अन्य विशेषज्ञों की परवाह किए बिना सभी ने तेजी से अपनी सीट ले ली। हालांकि वे ध्रुवांश की तरह बपतिस्मा की शक्ति का आनंद लेने में सक्षम नहीं थे, फिर भी वे कुछ लीक का आनंद लेने में सक्षम थे। यदि वे इसे अवशोषित करने में सक्षम थे, तो इससे उनकी साधना को बहुत बड़ा लाभ होगा। 9 स्वर्गीय सीढ़ियों के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे ध्रुवांश ने आसमान से गिरती सुनहरी बारिश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक विचार के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा, जिसने तुरंत सुनहरी बारिश के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर लिया। पफ! जैसे ही सुनहरी बारिश की बूंदें ध्रुवांश के संपर्क में आईं, वे चुपचाप उसके शरीर में समा गईं। उस पल एक भयंकर सिहरन उसके शरीर में हिलती हुई प्रतीत हुई, जबकि असामान्य रूप से स्पष्ट और ताजा उतार चढ़ाव लहरदार होकर फैल गए। वे उतार चढ़ाव बेहद रहस्यमय थे, पवित्र जल के प्रवाह के समान प्रतीत हो रहे थे। अप्रत्याशित रूप से
हिमांशु के साथ महान लड़ाई से हुए घाव आश्चर्यजनक दर से ठीक होने लगे। उनकी सूखी हुई चेतना ऊर्जा तीव्र गति से बढ़ने और पुनः भरने लगी। कितनी अजीब ऊर्जा है, ध्रुवांश ने प्रशंसा में आह भरी। जैसे ही सुनहरी बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, वह महसूस करने में सक्षम था कि उसका खून, मांस और हड्डियां भूखे भूतों में बदल गई थीं, जो पागलों की तरह सुनहरी बारिश की बूंदों को खा रहे थे। यह उसके द्वारा स्वेच्छा से किया गया कुछ नहीं था, बल्कि उसके जन्मजात शारीरिक कार्य का परिणाम था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह महसूस करने में सक्षम था कि रहस्यमय सुनहरी बारिश उसके लिए बहुत अच्छा लाभ पहुंचा रही थी। उस अद्भुत और चमत्कारी एहसास के बीच नशे की हालत में प्रवेश करते हुए ध्रुवांश के शरीर के सभी छिद्र चौड़े हो गए, जिससे उसके लिए खुद को उससे निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि अभी भी स्पष्ट होने के कारण ध्रुवांश ने अपनी चेतना ऊर्जा को प्रसारित करना जारी रखा, जिसमें से चूषण बल बाहर निकल रहा था, लगातार नीचे उतरती सुनहरी बारिश की बूंदों को चूस रहा था। सबसे ऊपर खड़े होने के कारण बपतिस्मा की शक्ति के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि इस स्थिति में इतना प्रचुर और जोरदार होने के कारण वह इसे अपने लिए पूरी तरह से लालच नहीं कर सका। इसलिए बपतिस्मा की शेष शक्ति का 70% नीचे की ओर बहता रहा। ध्रुवांश को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। मौजूद बपतिस्मा की सारी शक्ति में से वह इसका 30% दावा करने में सक्षम था, जबकि 9 स्वर्गीय स्तरों के अन्य विशेषज्ञ 30 से 40% दावा करने में सक्षम थे। शेष 20 से 30% नीचे मौजूद विशेषज्ञों के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि लोगों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण बपतिस्मा की शक्ति के वितरण के बाद वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर सकता था। इसलिए इसका 30% अकेले ही दावा करने में सक्षम होना लोगों की आंखों को लाल करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जैसे जैसे बपतिस्मा की शक्ति आसमान से उतरती गई, ध्रुवांश के शरीर की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर सोने जैसा है। धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए ध्रुवांश ने अंततः अपनी चेतना को प्रशिक्षण अवस्था में पहुंचा दिया। बपतिस्मा की शक्ति के कण ध्रुवांश के रक्त, मांस, हड्डियों और शिरोबिंदुओं में प्रवेश कर गए और अंततः संघनित होकर ध्रुवांश के आभा मंडल में टपकने लगे। वहां से ध्रुवांश की दिव्य आत्मा चुपचाप अंदर बैठ गई। दिव्य आत्मा के छोटे हाथों में सुनहरी चमकती हुई बारिश की बूंदें संघनित हो गईं। एक क्रिस्टल जैसी संरचना दिखाई दी, जो असामान्य रूप से रहस्यमय और गूढ़ लग रही थी। जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी चेतना को दिव्य चेतना बपतिस्मा में डुबोया, दिव्य चेतना पर्वत के बाहर आसमान को ढकने वाली विशाल लहरें उठने लगीं। एक युद्ध जो उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप को हिला देगा शुरू होने वाला था। दिव्य चेतना पर्वत के बाहर आसमान में जानलेवा आभा फैल गई और उसने उसे धुंधला कर दिया, जबकि विभिन्न स्थानों के बुजुर्गों के दिल और दिमाग सदमे से भर गए। हा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा राक्षसी ड्रैगन महल तुमसे डरता है, त्रिकेशु? अध्यक्ष त्रिकेशु के ये शब्द सुनकर ब्लैक ड्रैगन सम्राट दिल खोलकर हंसने लगा, जबकि उसकी आंखों में खौफनाक इरादे उभर आए। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे राक्षसी ड्रैगन पैलेस में इतने सालों के बाद भी एक भी हिम्मत नहीं बची है? भले ही तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी में युद्ध शुरू करने की हिम्मत न हो, हमारा राक्षसी ड्रैगन पैलेस तुम्हें खत्म कर देगा। अनगिनत विशेषज्ञों के दिल सदमे से भर गए। यहां तक कि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में विभिन्न शीर्ष प्रभावों के बुजुर्गों के चेहरे भी थोड़े बदल गए। राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने हमेशा उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ किसी भी सीधे टकराव से परहेज किया था। हालांकि आज उन्होंने अचानक इतने जोरदार तरीके से जवाब क्यों दिया?
क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं? एक बार उस स्तर की लड़ाई छिड़ जाने पर दिव्य रैंक के योद्धाओं के गिरने का भी खतरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिव्य रैंक के योद्धाता का गिरना दोनों पक्षों के लिए जानलेवा झटका होगा। क्या यह हो सकता है कि आपका राक्षसी ड्रैगन पैलेस फिर से युद्ध छेड़ने वाला है? इस बार हमारी उत्तरी कायनात अकादमी एक साफ सुथरा काम सुनिश्चित करेगी। अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ अध्यक्ष त्रिकेशु ने प्रत्येक कठोर शब्द को अपने शब्दों से मिलाया। राक्षसी ड्रैगन पैलेस और उत्तरी कायनात अकादमी मौत के लिए शत्रु थे। उस वर्ष उत्तरी कायनात अकादमी ने उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के अधिपति के रूप में राक्षसी ड्रैगन पैलेस को उनके पद से हटा दिया था, जिससे बाद की प्रतिष्ठा गिर गई और फिर कभी वापस नहीं आ सकी। इसी तरह छिपने के दौरान केवल भगवान ही जानता है कि कितने उत्तरी कायनात अकादमी के छात्र वास्तविक दुनिया के प्रशिक्षण और संयम के लिए बाहर थे। इसलिए अध्यक्ष त्रिकेशु के पास राक्षसी ड्रैगन पैलेस के प्रति पर्याप्त हत्या का इरादा था। अगर वे वास्तव में युद्ध छेड़ते तो वह उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के चेहरे से जहरीले मैल को पूरी तरह से मिटाने के लिए कुछ कीमत चुकाने को तैयार होता। हा हा, ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने दिल खोलकर हंसी। उसकी मुस्कान कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी। अपनी आस्तीन को जोर से हिलाते हुए एक भयंकर आवाज निकली जो पूरे आकाश में गूंज उठी। आज यह दिव्य चेतना पर्वत तुम्हारा कब्रिस्तान होगा त्रिकेशु। टकराना। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन सम्राट की दहाड़ क्षितिज पर गूंजी, आसपास के आसमान में अचानक से जगह विकृत और विकृत होने लगी। प्रकाश की 5 किरणें आसमान की ओर दौड़ीं, जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को घेर लिया। मौजूद चेतना ऊर्जाओं की विशालता इतनी अधिक थी कि 1000 किलोमीटर के दायरे में हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख और नोटिस कर सकता था। अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे हिंसक रूप से विकृत हो गए जब उन्होंने अपनी निगाहें प्रकाश की 5 किरणों के केंद्र की ओर घुमाईं। 5 आकृतियां अप्रत्याशित रूप से अंदर से उभरीं, जिनमें से दिव्य रैंक के योद्धाओं की शक्ति प्रचंड रूप में बाहर निकल रही थी। ये राक्षसी ड्रैगन महल के 5 महान सम्राट हैं। कुछ बुजुर्गों के दिलों में सदमा भर गया। दरअसल राक्षसी ड्रैगन महल पूरी तैयारी के साथ यहां आया था। उनके आंतरिक महल के सभी शासक पूरी ताकत के साथ यहां पहुंचे थे। क्या उन्होंने यहां अध्यक्ष त्रिकेशु का नरसंहार करने की योजना बनाई थी? स्विश वूश, इस क्षेत्र के अनगिनत विशेषज्ञ जल्दबाजी में पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें इस संरचना द्वारा उत्पन्न भयावह आघात तरंगों से बह जाने का गहरा भय था। यह स्पष्ट था कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस का एकमात्र लक्ष्य अध्यक्ष त्रिकेशु था। इसलिए उन्हें बस इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग पीछे हट रहे हैं। अध्यक्ष त्रिकेशु के पीछे खड़े होकर निहारिका और लैला के प्यारे चेहरे थोड़े बदल गए। अगले ही पल लैला की पतली कलाई को पकड़कर अपने प्यारे से फिगर के साथ निहारिका पीछे हट गई। उस हद तक लोगों के बीच संघर्ष लैला के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि वह लैला को अध्यक्ष त्रिकेशु से दूर ले जाए। अपने सामने के भव्य दृश्य को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु का चेहरा बारिश की तरह डूब गया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक चमक उठी और उसने कहा, तो तुम्हारे राक्षसी ड्रैगन महल ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी है ना? हालांकि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस स्तर तक गिर गया हूं? हा, मुझे देखने दो, तुम कोशिश करते हो। ब्लैक ड्रैगन सम्राट के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई जब हजारों किलोमीटर लंबी प्रकाश की किरणें आकाश की ओर दौड़ीं। विशाल और असीम चेतना ऊर्जाओं ने आकाश में मौजूद चेतना ऊर्जा को झकझोर दिया, क्योंकि हजारों किलोमीटर लंबी 6 प्रकाश की किरणें किसी तरह की संरचना बनाती हुई अध्यक्ष त्रिकेशु को घेरती हुई दिखाई दी। स्पष्ट रूप से ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने अध्यक्ष त्रिकेशु को मारने के लिए राक्षसी ड्रैगन पैलेस के 6 महान दिव्य रैंक के योद्धाओं की सारी ताकत इकट्ठा कर ली थी। अध्यक्ष त्रिकेशु की आंखों से एक डरावनी नजर निकली।
5वीं श्रेणी के सम्राट होने के नाते वह ब्लैक ड्रैगन सम्राट के समान ही साधना क्षेत्र के थे। जहां तक डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अन्य 5 सम्राट की बात है, वे सभी प्रथम श्रेणी के सम्राट थे। वास्तव में यह गठन अध्यक्ष त्रिकेशु के लिए बेहद जानलेवा था। हालांकि क्या ब्लैक ड्रैगन सम्राट यह मानने में कुछ हद तक नासमझ नहीं है कि उनके उत्तरी कायनात अकादमी में इस स्थान पर कोई विशेषज्ञ मौजूद नहीं होगा? निहारिका ने लैला को दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अपनी खूबसूरत आंखों को उस क्षेत्र की ओर घुमाते हुए जहां विशाल और शक्तिशाली चेतना ऊर्जा प्रचंड रूप में बह रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, लैला, यहां थोड़ी देर रुको, मैं जाकर अध्यक्ष त्रिकेशु की मदद करूंगी। हालांकि निहारिका को अध्यक्ष त्रिकेशु का अधीनस्थ नहीं माना जाता था, जो एल्डर की उपाधि धारण करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें उनसे वास्तव में देखभाल और चिंता मिली थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहां ध्रुवांश से मिली थी। इसलिए अगर बाद वाले को कोई समस्या होती है तो वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगी और एक पर्यवेक्षक बनेगी। ठीक है, कृपया सावधान रहें, बड़ी बहन निहारिका। लैला ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे सदमे से भर दिया था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के कुछ बुजुर्गों के साथ हुआ था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट और रंगत का कोई भाव नहीं था। आखिरकार वह देवांश कबीले की राजकुमारी और उनकी भावी शासक थी, जो पूर्वी स्वर्ग दुनिया के 4 महान देवकुलों में से एक था। ऐसी पृष्ठभूमि उत्तरी कायनात अकादमी और राक्षसी ड्रैगन पैलेस से भी बढ़कर थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनमें धीरे धीरे गिरावट आई थी, लेकिन उसके कबीले के भीतर दिव्य रैंक के योद्धा स्तर के विशेषज्ञों में इतनी ताकत थी कि उत्तरी कायनात अकादमी और राक्षसी ड्रैगन पैलेस बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। लैला की प्रतिक्रिया देखकर निहारिका ने अपना सिर हिलाया और फिर उग्र चेतना ऊर्जाओं के साथ उस क्षेत्र में वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका प्यारा चेहरा अचानक ठंडा हो गया। खाली जगह की ओर देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडी मंशा उभर आई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन सा बदमाश है जो सिर्फ अपना सिर जमीन में छिपाना जानता है? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसने अपने पतले जेड जैसे हाथ आगे बढ़ाए। अपने सामने की जगह की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। असीम चेतना ऊर्जा बाहर निकली, जो प्रकाश की किरण की तरह दिखाई दी, धरती को ढकते हुए और आसमान को छिपाते हुए बाहर निकली। 3000 मीटर चौड़े चेतना ऊर्जा भंवर में तब्दील होकर यह हिंसक रूप से उसके सामने खाली जगह की ओर बढ़ी। हा, तुम सच में बहुत हिंसक महिला हो। खाली जगह अचानक काली हो गई, क्योंकि अंदर से एक आकृति उभरी। अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ उसके शरीर के पीछे अनगिनत छायाएं उभर आईं, जो पूरी तरह से उसकी ओर आने वाली चेतना ऊर्जा की किरणों से खुद को बचा रही थीं। वह एक काले रंग का मध्यम आयु वर्ग का पुरुष था, जो दिखने में काफी मजबूत था। उसकी आंखों में एक उदास छाया थी और काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आभा असाधारण थी, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप कौन हैं? मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को देखते हुए निहारिका के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी और उसने कहा, जयेश। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जयेश? निहारिका का चेहरा थोड़ा उतर गया जब उसने जवाब दिया, लगता है कि आपके उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डेमोनिक ड्रैगन पैलेस एक साथ मिल गए हैं। हमारे उत्तरी कायनात अकादमी पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत! क्या आपको अपने लिए एक बड़ी आपदा को भड़काने का डर नहीं है? हाँ, मिस निहारिका, आपने बहुत ही कड़े शब्द कहे हैं। हमारा उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी उत्तरी कायनात एकेडमी के खिलाफ जाने की योजना नहीं बना रहा है। यह सिर्फ इतना है कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसने मेरा दिल जीत लिया था। इसीलिए मुझे बस इतना करना है कि आपको यहीं रोक कर रखूं, बस इतना ही। जयेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कृपया जान लें कि यदि आप कोई कदम नहीं उठाती हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप पर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, मिस निहारिका।
ओह, क्या तुम मुझे रोकने जा रहे हो? निहारिका ने मजाकिया अंदाज में पूछा। हा हा, मुझे पता है कि मिस निहारिका एक चेतना सरणी ग्रैंड मास्टर हैं। हालांकि कृपया विचार करें कि मैं एक तृतीय श्रेणी का सम्राट हूं। मेरे लिए आपको रोकना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं। जयेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह सुनकर निहारिका ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपना सिर नहीं कुचला है? अगर हमारे उत्तरी कायनात अकादमी के भगवान उत्तरी ड्रैगन को इस मामले के बारे में पता चलता तो वह तुरंत यहां आ जाते। तुम्हें पता है, क्या तुम्हें यकीन है कि जब वह आएगा तो तुम लोग डरकर कांप नहीं उठोगे? भगवान उत्तरी ड्रैगन शब्द सुनते ही जयेश की पुतलियां स्पष्ट रूप से सिकुड़ गईं। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के भीतर उत्तरी ड्रैगन को एक अजेय अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। उत्तरी कायनात अकादमी के भीतर बैठे इस अस्तित्व के कारण ऐसा कोई प्रभाव या शक्ति नहीं थी जो उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में उनकी सीट को हिला सके। चूंकि राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने कदम उठाने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास उत्तरी ड्रैगन से निपटने का एक तरीका होगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जयेश ने नरम आवाज में जवाब दिया। निहारिका का दिल उन शब्दों को सुनकर थोड़ा कांप उठा। उत्तरी ड्रैगन 9वीं श्रेणी का दिव्य रैंक के योद्धा अस्तित्व है और उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में अजेय है। राक्षसी ड्रैगन महल के पास वास्तव में उत्तरी ड्रैगन से निपटने का कोई तरीका है? क्या यह संभव है? इसके बावजूद उसने उसके अंतिम शब्दों पर व्यंग्य नहीं किया। राक्षसी ड्रैगन महल मूर्खों का समूह नहीं था। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि उत्तरी ड्रैगन उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर उनके पास वास्तव में कोई तरीका नहीं होता तो वे उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ युद्ध बिल्कुल नहीं छेड़ते। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जो मुझे रोक सकती है। अपने दिल के अंदर के सदमे को दबाते हुए निहारिका ने अपनी ठंडी निगाहें जयेश की ओर घुमाईं, क्योंकि उसकी जेड जैसी उंगलियों के चारों ओर चमकती हुई धाराएं प्रवाहित होने लगीं। आह, फिर तो मुझे आपको नाराज करना पड़ेगा मिस निहारिका। जैसे ही जयेश ने आह भरी, अंधेरे की अनगिनत किरणें उसकी पीठ से फैलती हुई प्रतीत हुईं, जो उनके संपर्क में आने वाले आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर रही थीं। दिव्य चेतना शहर के भीतर पनिशमेंट हॉल, हॉल मास्टर, साथ ही एल्डर हरीश दिव्य चेतना पर्वत की ओर नहीं बढ़े। हालांकि जब रोशनी की कुछ हजार मीटर से ज्यादा लंबी किरणें आसमान की ओर बढ़ीं, तो मंडप में शतरंज खेल रहे दोनों के चेहरे तुरंत बदल गए। शतरंज का मोहरा पनिशमेंट हॉल के हॉल मास्टर मौलाना का हाथ शतरंज की बिसात पर गिर गया और उसकी उंगलियों में कंपन होने लगा, जिससे जेड शतरंज की बिसात धूल में मिल गई। एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मौजूद सदमे को देखा। अगले ही पल उनके शरीर में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई, जो पूरी गति से दिव्य चेतना पर्वत की ओर भागना चाहती थी। हा हा, कृपया आप दोनों मेरे साथ शतरंज का खेल खेलने चलो। जैसे ही वे दोनों अपने पैरों से उठे, मंडप में से एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी। गुस्से में सिर घुमाकर दोनों ने देखा कि अंदर से सफेद वस्त्र पहने एक पुरुष धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इस समय वह व्यक्ति चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उनकी ओर देख रहा था। स्वर्गीय युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माधव। उस आदमी को देखते ही पनिशमेंट हॉल के हॉल मास्टर मौलाना के चेहरे काले पड़ने लगे। उत्तरी कायनात अकादमी। अनगिनत छात्र अभी भी चमकती चेतना ऊर्जा स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जब वे अभी भी भावनात्मक स्थिति में डूबे हुए थे, तो अकादमी के अंदर एक बड़े हॉल से एक चमकता हुआ रक्त लाल स्तंभ अचानक आसमान की ओर रुक गया। ऐसा होते ही पूरे क्षेत्र में एक तेज आवाज गूंज उठी, धमाका, धमाका। अनगिनत छात्रों के चेहरे हिंसक रूप से विकृत हो गए जब उन्होंने आसमान की ओर बढ़ते हुए खूनी खंभे की ओर देखा। दिल और दिमाग सदमे से भर गए। चमकते हुए रक्त लाल खंभे के भीतर एक विशाल रक्त लाल घड़ी हिलने और बजने लगी। यह है ब्लड सोल बेल। नीरज और बाकी लोगों की आंखों में
हैरानी की भावनाएं थीं। यह हमारे उत्तरी कायनात अकादमी का उच्चतम सतर्कता स्तर है। इतने सालों में यह पहली बार था जब उन्होंने रक्त लाल घंटी से कोई गतिविधि देखी थी। पूरे उत्तरी कायनात अकादमी में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि सभी उच्च अधिकारी जल्दबाजी में वहां पहुंचे। उनके चेहरे सदमे से भर गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा। स्विश, वूश! उत्तरी कायनात अकादमी में बचे हुए 2 स्वर्गीय विराजमान बुजुर्ग आसमान में दिखाई दिए। उदास होकर रक्त लाल घंटी की ओर देखते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, अध्यक्ष को कुछ हो गया है। जब पूरा उत्तरी कायनात अकादमी अराजकता और अव्यवस्था में डूबा हुआ था तो अचानक घंटी बजना बंद हो गया। अपनी निगाहें ऊपर घुमाते हुए सभी ने विशाल घड़ी के बगल में एक कमजोर और कमजोर दिखने वाली आकृति को देखा। अपनी आस्तीन को लहराते हुए उसने उसे विशाल हॉल में वापस भेज दिया। कमजोर और कमजोर दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर पर मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जबकि उसका सिर गंजा दिख रहा था, जो उच्च पदों पर किसी भी तरह की छवि नहीं पेश करता था। इस समय उसके माथे पर एक हल्का सा तनाव दिखाई दिया जब उसने अस्त व्यस्त उत्तरी कायनात अकादमी की ओर देखा और फिर चिल्लाया, चुप रहो! उसकी आवाज बहुत पुरानी और प्राचीन लग रही थी। हालांकि यह एक बहुत शक्तिशाली दबाव के साथ आया था। एक ही दहाड़ के साथ उसने तुरंत मौजूद सभी अराजकता और अव्यवस्था को दबा दिया था। भगवान उत्तरी ड्रैगन! गंजे सिर वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते ही दोनों स्वर्गस्थ बुजुर्गों ने जल्दी से उनका सम्मान किया। काओ शियू, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों दिव्य चेतना पर्वतों पर वापस जाने से पहले अकादमी की चेतना व्यवस्था को तुरंत सक्रिय कर दो। जहां तक अन्य उच्च अधिकारियों की बात है, उत्तरी कायनात अकादमी की रक्षा करो। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने से रोको। गंजे बूढ़े आदमी ने उदासीन स्वर में कहा। इस समय वह अब आलसी और लापरवाह नहीं लग रहा था। उसके असभ्य दिखने से दबंगई के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। हां, उसकी बात सुनकर दोनों स्वर्गीय बुजुर्गों ने शीघ्रता से अपने उत्तर दिए। दिव्य चेतना पर्वत की दिशा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए गंजे बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का समय आ गया है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह आसमान की ओर भागा। चमक की किरणें फूट पड़ीं, जबकि आकाश और धरती अंधकारमय हो गए। सिर उठाकर सभी छात्र चौंक गए, क्योंकि बादलों से लटकते हुए काले रंग के पंखों की एक जोड़ी क्षितिज के पार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। स्क्री! अनंत आकार के उस विशालकाय पक्षी ने अपना सिर उठाया और एक लंबी चीख मारी। अपने बादल के आकार के पंखों के फड़फड़ाने के साथ ही अंतरिक्ष बिखर गया और उसकी अतुलनीय रूप से विशाल आकृति शून्य में गायब हो गई। वह तो अनगिनत छात्र अचंभित होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में अतुलनीय भावनाएं उमड़ रही थीं। वह भगवान उत्तरी ड्रैगन है। बादलों के ऊपर, जहां नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, एक काली आकृति बिजली की गति से उत्तरी आकाश महाद्वीप में उड़ी। जब उसने अपने पंख फैलाए तो ऐसा लगा जैसे उसने अंतरिक्ष को चीर दिया हो। इसलिए उसके पूरे शरीर की स्पष्ट छवि प्राप्त करना असंभव था। कोई केवल एक काली आकृति को अंतरिक्ष में उड़ते हुए देख सकता था, जो पलक झपकते ही हजारों मीटर दूर दिखाई देती थी। इस गति से सभी साधारण दिव्य रैंक का योद्धा अचंभित होकर देखने लगे, क्योंकि यह ऐसी गति थी जो उन्हें पूरी तरह से धूल में मिला देगी और कभी भी उनके बराबर आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। वह काली आकृति स्वाभाविक रूप से उत्तरी ड्रैगन थी, जो उत्तरी कायनात अकादमी से बाहर निकली थी। हालांकि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप विशाल और अंतहीन था, लेकिन दिव्य चेतना पर्वत पर पहुंचने की चाहत उसकी असली गति के साथ सिर्फ 1 दर्जन मिनट की बात थी।
विशालकाय काली आकृति बिजली की गति से अंतरिक्ष में उड़ गई। अगले ही पल उसके सामने का स्थान बिखर गया, क्योंकि काले रंग का समुद्री पानी धरती को ढक गया और आसमान को छिपाते हुए भीतर से बह निकला। बिखरी हुई जगह के भीतर से एक अंतहीन विशालकाय काली चिड़िया अंदर से चीखती हुई बाहर आई। स्क्री! इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने उत्तरी ड्रैगन को हल्का झटका महसूस कराया। अगले ही पल बादलों को ढकने वाले उसके पंख चमक उठे और उसके पंख, जो अतुलनीय रूप से तीखे दिव्य हथियारों के समान थे, अंतरिक्ष को चीरते हुए काले समुद्र के पानी से टकराने लगे। धमाका, गड़गड़ाहट, आसमान में लहरें उठीं और कई जगहें टूट कर बिखर गईं। देखते ही देखते 9 आकाशों के ऊपर हजारों मीटर चौड़े बवंडर उठने लगे। यह कौन सा बदमाश है? मेरे पीछे आओ! विशाल काली आकृति के चारों ओर चमक की किरणें फूट पड़ीं और फिर तेजी से सिकुड़ गईं। वापस मानव रूप में परिवर्तित होकर उत्तरी ड्रैगन ने अपने सामने अंतरिक्ष की ओर देखा और उसकी ठंडी दहाड़ क्षितिज पर गूंज उठी। हा हा, बहुत दिनों से नहीं मिले उत्तरी ड्रैगन। तुम्हारा गुस्सा अभी भी उतना ही विस्फोटक है जितना पहले था। अंतरिक्ष के भीतर से एक हंसी की आवाज गूंजी, क्योंकि कई स्थानिक आंसू तेजी से ढह गए, जबकि असीम काले रंग का समुद्री पानी बह निकला। तेजी से पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बादलों की परतों के भीतर काले रंग की ज्वार की लहरें मौजूद थीं। समुद्र के पानी के भीतर पानी का एक स्तंभ संघनित हो गया, जिसके बाद उसके भीतर एक आकृति प्रकट हुई। मौजूद आकृति नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की थी। नीले वस्त्र पर काले पानी के पैटर्न चित्रित किए गए थे और वे चमक की फीकी किरणों से चमक रहे थे। इस समय नीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अपने सामने मौजूद उत्तरी ड्रैगन की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखकर उत्तरी ड्रैगन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर वह गहरी आवाज में बोला, बूढ़े पूर्वज, जाहिर क्या आप अथाह महाद्वीप पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं? आप उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में किस लिए भागे हैं? नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को अथाह पुराने पूर्वज के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति 9वीं श्रेणी का दिव्य रैंक के योद्धा था और उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप अथाह महाद्वीप से भी अधिक विशाल और असीम महाद्वीप को नियंत्रित करता था। इसी तरह कुछ अन्य छोटे महाद्वीप भी थे जो उसके नियंत्रण में थे। इसलिए उसे महान हजारों दुनियाओं के भीतर एक अधिपति स्तर का अस्तित्व माना जाता था, जिसके पास प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा थी। हालांकि अपरिमेय महाद्वीप और उत्तरी कायनात अकादमी के बीच कुछ दूरी थी। अपरिमेय पुराने पूर्वज अचानक क्यों प्रकट हुए? हाँ, बहुत दिनों बाद मिले पुराने दोस्त। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि पुराने दिनों को याद कर सकूं, अथाह बूढ़े पूर्वज ने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ कहा। अथाह पुराने पूर्वज की ओर देखते हुए उत्तरी ड्रैगन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और वह धीमे अंदाज में बोला, तो यह राक्षसी ड्रैगन पैलेस था जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है। मुझे यह पता था। उन कमीनों को अचानक हमारे उत्तरी कायनात अकादमी को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? तो यह तुम ही थे, बूढ़े साथी जो अंधेरे में तार खींच रहे थे। यह सुनकर अथाह बूढ़े पूर्वज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने बहुत समय से सुना है कि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में एक दिव्य चेतना पर्वत है। इस बूढ़े व्यक्ति की इसमें काफी रुचि है। उत्तरी ड्रैगन, उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में इतने वर्षों के बाद भी आपने वास्तव में इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं बनाए रखा है। क्यों नहीं? आइए हम साझेदारी करें और इस पूरे महाद्वीप पर शासन करें। उस समय हम सहयोग कर सकते हैं और उस दिव्य चेतना पर्वत की खोज कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उस स्थान से प्रभावित नहीं होंगे जहां एक दिव्य रैंक के योद्धा बैठे हुए अवस्था में मर गया हो। उत्तरी ड्रैगन ने उदासीनता से उत्तर दिया, पुराने भूत अथाह, यह सबसे अच्छा है कि आप अपने अथाह महाद्वीप पर वापस चले जाएं। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के मामलों में अपनी नाक मत घुसाओ।
उत्तरी ड्रैगन का उत्तर सुनकर, जो धीरे धीरे असभ्य होता जा रहा था, अपरिमेय वृद्ध पूर्वज के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगी और उन्होंने कहा, उत्तरी ड्रैगन, क्या तुम इस विनम्र बूढ़े आदमी को कुछ सम्मान नहीं दोगे? उत्तरी ड्रैगन के चेहरे पर तुरंत एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी जब उसने अथाह पुराने पूर्वज को घूरते हुए उत्तर दिया, मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो पुराने भूत। मुझे डर है कि तुमने ऐसा करने के लिए गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है। तुम विनम्र? जब निशानी पूर्वज ने लिबेरिया में प्रवेश किया था तो तुम पुराने भूत ने अपनी उंगलियों को उसकी महिलाओं में डुबोने का प्रयास किया था, क्योंकि उन्हें देखकर लगा कि वे कितनी आकर्षक थीं। नतीजतन तुम उसके एक ही थप्पड़ से लगभग मर गए थे। तुम बेशर्मी से 1 साल तक भागते रहे। उस साल अपने पुराने ठिकाने पर लौटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेशर्म स्वभाव में पतली त्वचा जैसी कोई चीज है? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बस भाग सकते हो और कि आपा साहब आ करत आ में निशानी पूर्वज को खोजने जा सकते हो। अगर तुम जिंदा वापस लौटने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप पर अपनी इच्छानुसार रौंदने दूंगा। उत्तरी ड्रैगन के वे शब्द चाकुओं की तरह तीखे थे, जिससे उस अथाह बूढ़े पूर्वज के चेहरे पर मौजूद मुस्कान तुरंत ही धीरे धीरे जम गई। भयावह जानलेवा आभा आसमान में फैल गई, जो असंख्य क्षितिजों में फैल गई। तुम मरना चाह रहे हो उत्तरी ड्रैगन। अथाह बूढ़े पूर्वज का चेहरा लाल हो गया और वह दहाड़ने लगा। यह बात हमेशा से उसके दिल में चुभती रही थी। उस साल हुए एक जुनून के कारण वह एक बहुत बड़ा हंसी का पात्र बन गया था, जिसके कारण उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा गिर गई थी और उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई थी। इन सभी वर्षों में उसने पागलपन से प्रशिक्षण लिया था, जिससे उसकी ताकत में भारी वृद्धि हुई थी। पहले उसने बदला लेने के बारे में भी सोचा था, हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसकी ताकत बढ़ी तो उस निशानी पूर्वज ने अपनी साधना में क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाया, जिससे वह लिबेरिया के भीतर एक नामी से अधिपति बन गया। उसके अधीनस्थ निशानी पूर्वज महल में आसमान में बादलों के समान कई विशेषज्ञ थे। एक कबीले के पास बर्फ आत्मा कबीले जितनी लंबी पृष्ठभूमि थी, जो स्वेच्छा से उसके आगे झुक गई थी। यहां तक कि उनके कबीले के नेता का पद भी निशानी पूर्वज की पत्नी को दिया गया था। यह निशानी पूर्वज और निशानी पूर्वज क्षेत्र का संयोजन था, जिसने मृत्यु से भरे आइस स्पिरिट कबीले को धीरे धीरे आज की अत्याचारी शक्ति में बदल दिया। इस तरह के भयावह अस्तित्व का सामना करते हुए अथाह पुराने पूर्वज ने उन सभी वर्षों को भय और घबराहट में जिया था, इस डर से कि निशानी पूर्वज क्षेत्र उससे निपटने के लिए विशेषज्ञों को भेजेगा। इसलिए चलो उसकी शर्मिंदगी का बदला लेने की बात नहीं करते हैं। उसने लापरवाही से उस मार्शल क्षेत्र के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं की। टकराना। उसके हाथ की एक लहर के साथ अथाह पुराने पूर्वज से जानलेवा आभा उमड़ पड़ी। जैसे आसमान को काला करने वाली काली ज्वार की लहरें तुरंत आगे बढ़ गईं। उन ज्वार की लहरों के भीतर की हर बूंद नीचली नदी का पानी थी, जो पाताल लोक से निकली थी, जिसे उसकी असीम चेतना ऊर्जा से पोषित किया गया था, इससे पहले कि वह उसका निचला समुद्र बन जाए। जहां भी उसका समुद्र गरजता, वह हजारों हजारों मीटर तक फैल जाता, जो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को शून्य में बदल देता, अतुलनीय रूप से दबंग दिखाई देता। हम्फ। अथाह पुराने पूर्वज को कार्रवाई करते देख उत्तरी ड्रैगन से एक ठंडी खर्राटें निकलीं। एक मुरझाया हुआ ताड़ का पेड़ बाहर की ओर बढ़ा, जो हजारों मीटर लंबे पंखदार पंख में बदल गया। अपने पंखों की एक लहर के साथ पंखों की चमक ने धरती को ढक दिया और आसमान को छिपा दिया। जैसे ही वे विस्फोटक रूप से बाहर निकले, अंतरिक्ष को भेदते हुए वे आने वाली काली ज्वार की लहरों से भारी रूप से टकराए। काला सागर पागलपन की हद तक उछल रहा था और उछल रहा था। इसके बावजूद वह पंखों की चमक से पैदा हुई रुकावट को तोड़ने में असमर्थ था।
दबंग समुद्र भी उस पर टूट पड़ने वाली अत्याचारी पंखों की चमक को नष्ट करने में असमर्थ था। क्या तुम सचमुच मेरे खिलाफ इस तरीके का इस्तेमाल करने जा रहे हो? तुम बूढ़े भूत सचमुच बूढ़े हो गए हो। अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उत्तरी ड्रैगन ने अपनी आस्तीन को लहराया, जिससे अनगिनत पंख की चमक एक साथ मिलकर एक हो गई। एक मछली और ड्रैगन जैसे प्राणी में तब्दील होकर यह सीधे काली ज्वार की लहरों की ओर टूट पड़ा, उन्हें तोड़ता हुआ अतुलनीय पुराने पूर्वज की ओर अतुलनीय बल के साथ आगे बढ़ा। मूल रूप से एक ऐसा अस्तित्व जो अंतहीन उत्तरी समुद्र के भीतर रहता था। हालांकि अथाह पुराने पूर्वज का निचला समुद्र दबंग था, लेकिन उसके लिए पूर्व के दमन में बहुत अधिक प्रभाव डालना मुश्किल था। इसके बजाय समुद्र के बल पर भरोसा करते हुए वह एक अधिक शक्तिशाली जवाबी हमले के साथ विस्फोट करने में सक्षम था। टकराना। पैरों से ठोकर मारते हुए आसमान को काला करने वाली विशाल लहरें काले समुद्र में एकत्रित हो गईं। हजारों मीटर लंबे एक विशालकाय काले त्रिशूल में तब्दील होकर अगले ही पल वह मछली ड्रैगन जैसे विशालकाय जीव की ओर क्रूरता से वार करते हुए बाहर निकल आया। धमाका। भयावह आघात तरंगें उठीं, जो क्षितिज के पार हजारों हजारों मीटर तक फैल गईं। पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई, जब पागलों की तरह तेज हवाएं और तूफान उठे, जिससे हजारों हजारों मीटर नीचे धरती पर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई, जिससे असंख्य विशेषज्ञ सदमे से अभिभूत होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। दिव्य चेतना पर्वत के बाहर अनगिनत विशेषज्ञों ने गुस्से से अपने सिर उठाए और दूर की ओर ताकने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी। जाहिर है वे सभी उस भयंकर लड़ाई को महसूस कर सकते थे जो वहां छिड़ गई थी। वहां से उठ रहे उतार चढ़ाव ने कुछ बुजुर्गों के दिलों को भी भय और सदमे से कांपने पर मजबूर कर दिया था। वहां कौन लड़ रहा है? यह डरावना हंगामा क्यों हो रहा है? यह निश्चित रूप से उत्तरी कायनात अकादमी से भगवान उत्तरी ड्रैगन है। उसके साथ कौन लड़ रहा है? क्या कोई है जो उसके खिलाफ लड़ सकता है? यह राक्षसी ड्रैगन पैलेस का काम हो सकता है। कुछ बुजुर्गों की आंखें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर वे चौंक कर ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा और उसके साथी दिव्य रैंक का योद्धा की ओर देखने लगे। यही कारण है कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक भयावह सहायक को आमंत्रित किया है। अध्यक्ष त्रिकेशु ने भी वहां से आने वाले उतार चढ़ाव को महसूस किया था, जिसके कारण उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया था। हाँ, क्या बात है त्रिकेशु? उत्तरी ड्रैगन को रोक दिया गया है। अब क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई है जो आपको बचा सकता है? ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बेफिक्र संतुष्टि से भरी हुई थी। इतने सालों तक दबाए जाने के बाद उनका राक्षसी ड्रैगन पैलेस आखिरकार फिर से ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब हो गया था। अध्यक्ष त्रिकेशु ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, आपके राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने वास्तव में हमारे उत्तरी कायनात अकादमी से निपटने के लिए काफी कीमत चुकाई है। वह स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति के बारे में जानता था। न केवल राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने अपार पुराने पूर्वज जैसी शक्तिशाली विदेशी सहायता को आमंत्रित किया, बल्कि वह उत्तरी कायनात अकादमी के बुजुर्गों को बाधित करने के लिए उम्ब्रा और स्वर्गीय युआन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को स्थानांतरित करने में भी कामयाब रहा। ऐसे मामलों को करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से काफी कीमत चुकानी होगी। जब तक हम आपके उत्तरी कायनात अकादमी को मिटाने में सक्षम हैं, चाहे कोई भी कीमत हो, हमारा राक्षसी ड्रैगन पैलेस कोई भी कीमत चुकाएगा। काले दानव दिव्य रैंक का योद्धा ने एक डरावनी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अध्यक्ष त्रिकेशु की निगाहों पर एक ठंडा भाव छा गया। लगता है आज मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सब लोग, यह हमारे राक्षसी ड्रैगन पैलेस और उत्तरी चेतना अकादमी के बीच युद्ध है।
मुझे उम्मीद है कि कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपने आसपास के माहौल पर नजर डालते हुए ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने गहरी आवाज में दहाड़ लगाई। विभिन्न अन्य प्रभावों से बुजुर्गों के चेहरे थोड़े बदल गए। मूल रूप से उन्होंने कल्पना की थी कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस उनकी खुद की मौत की तलाश कर रहा था, क्योंकि उत्तरी कायनात अकादमी के पास उनके पीछे उत्तरी ड्रैगन की तरह एक अस्तित्व था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने बहुत पहले से ही यह योजना बनाई थी। जब तक वे आज अध्यक्ष त्रिकेशु को सफलतापूर्वक घेरने और मारने में सक्षम थे, तब तक अपरिमेय पुराने पूर्वज की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के साथ उत्तरी कायनात अकादमी का अंत उत्साहजनक नहीं होगा। इस समय वे कोई कदम उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बेहतर है कि वे तटस्थ रहें, अन्यथा यदि वे गलत पक्ष चुनेंगे तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। तैयार हो जाओ और चलो। अपने हाथ की एक तेज लहर के साथ ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा से 6000 मीटर से ज्यादा लंबी रोशनी की किरणें फैल गईं। एक विशाल छतरी की तरह उन्होंने तुरंत ही अध्यक्ष त्रिकेशु के साथ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के 6 लोगों को घेर लिया। हत्या की तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी थी। एक आकाश कंपायमान युद्ध अवश्यंभावी था। दिव्य चेतना पर्वत के भीतर वह क्षेत्र जो पहले अराजक लड़ाइयों से त्रस्त था, अब असामान्य रूप से शांत हो गया था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग बैठ गए थे और लगातार आसमान से गिरती सुनहरी बारिश की बूंदों को सोख रहे थे। वर्तमान में उनके भीतर बपतिस्मा की अतुलनीय रहस्यमय शक्ति थी। जैसे जैसे यह 9 स्वर्गीय स्तरों से आगे बढ़ता गया, बपतिस्मा की शक्ति पतली और क्षीण होती गई। हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने इसका कोई भी हिस्सा त्याग दिया हो, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर वे इसे थोड़ा और अवशोषित कर सकते हैं तो उन्हें भविष्य में अपने 3 दिव्य पड़ावों से गुजरने का प्रयास करते समय जीने का एक अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। यह कुछ ऐसा था जो उनके अस्तित्व से संबंधित था, कुछ ऐसा जिसके बारे में वे निश्चित रूप से लापरवाह या लापरवाह नहीं होंगे। जैसे ही सभी ने आसमान से उतरती बपतिस्मा की शक्ति को ग्रहण किया, कुछ ईर्ष्यालु निगाहें 9 स्वर्गीय सीढ़ियों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित स्थान की ओर चली गईं। वहां एक युवा की पतली आकृति थी जो चुपचाप जमीन पर बैठी थी, जिसमें चमकदार और दीप्तिमान सुनहरी रोशनी थी जो उसके पूरे शरीर को अपनी चमक में डुबोना चाहती थी। वहां मौजूद बपतिस्मा की असीम शक्ति ने सभी की आंखों को ईर्ष्या से लाल कर दिया। फिर भी वे इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उस स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की कठिनाई और चुनौती से गुजरना होगा। जहां तक उनका सवाल है, वे स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उनके मन में उस युवक के प्रति ईर्ष्या के साथ साथ सम्मान की भावना भी थी, जो दिव्य चेतना पर्वत के 9 स्वर्गीय स्तरों में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होने में सक्षम था, जहां विशेषज्ञों की संख्या आसमान में बादलों के समान थी। उत्तरी कायनात एकेडमी में पढ़ाए जाने वाले छात्र वाकई बहुत शानदार थे। वे वाकई 5 महान अकादमियों में से एक होने के योग्य थे। ध्रुवांश चुपचाप 9 स्वर्गीय सीढ़ियों के शीर्ष पर बैठ गया, अपने मन को एकाग्र किया और सभी बाहरी प्रभावों से छुटकारा पाया। सुनहरी बारिश की बूंदें उसके पूरे शरीर को ढंकती रहीं, इससे पहले कि बपतिस्मा की शक्ति जो अंतहीन रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। इस समय ध्रुवांश के शरीर में हर जगह सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। उसके खून और मांसपेशियों से भी चमक की हल्की किरणें निकल रही थीं। ध्रुवांश के शरीर में एक अवर्णनीय आरामदायक और ताजा एहसास उमड़ रहा था। हालांकि बपतिस्मा की शक्ति ध्रुवांश की ताकत बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन वह अपने शरीर में किसी तरह का चमत्कारी बदलाव महसूस कर पा रहा था। यह परिवर्तन मापनीय नहीं था। हालांकि ध्रुवांश जानता था कि जब वह भविष्य में अपनी 3 दिव्य पड़ावों का प्रयास करेगा तो वह तब एक विशाल लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। उसके चमकते हुए सुनहरे शरीर के भीतर एक सुनहरे तरल पदार्थ के टुकड़े उसके रक्त, मांस और शिराओं से रिसने लगे और फिर उसके आभा मंडल में अंतहीन रूप से बहने लगे।
वहां मौजूद दिव्य आत्मा की छोटी हथेली के भीतर संघनित होकर सुनहरा प्रकाश बाहर निकल आया, क्योंकि सुनहरा तरल सिकुड़ता और संघनित होता रहा। सबसे भीतरी भाग में एक सुनहरा क्रिस्टल तेजी से संघनित होकर बनता हुआ दिखाई दिया। एक निश्चित सीमा तक जमा होने पर ध्रुवांश के शरीर के भीतर बपतिस्मा की शक्ति से निकलने वाली चमक की सुनहरी किरणें धीरे धीरे बिखरने लगीं। सारा सुनहरा तरल पदार्थ चमक की सुनहरी किरणों के साथ जल्दी से संकुचित हो गया। ऐसा करते समय गुनगुनाहट की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, दिव्य आत्मा की हथेली में एक अंगूठे के आकार का सुनहरा क्रिस्टल उभर आया, बपतिस्मा क्रिस्टल। यह महसूस करते ही ध्रुवांश के मन में खुशी और उल्लास की लहर दौड़ गई। जब तक उसके पास बपतिस्मा की शक्ति से संघनित क्रिस्टल था, तब तक वह इस दिव्य चेतना बपतिस्मा को पूर्णता से पूरा कर चुका था। एक विचार के साथ ध्रुवांश की दिव्य आत्मा ने अपना मुंह खोला। एक कोमल चूस के साथ इसने बपतिस्मा क्रिस्टल को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया, जिससे यह दिव्य आत्मा के गले में प्रवेश करते ही सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गया। अपने दिल की स्थिति में तैरने के बाद चमक की कोमल किरणें धीरे धीरे दिव्य आत्मा के साथ विलीन होने लगीं, जिससे उसके भीतर संघनन की दर बढ़ गई। सफलता। 9 स्वर्गीय सीढ़ियों पर ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई, उसने राहत की गहरी सांस ली। हालांकि उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर बहुत ज्यादा हल्का और लचीला हो गया था, जैसे कि वह कई तरह के तड़का और शोधन से गुजरा हो। अपना सिर उठाकर ध्रुवांश ने आसमान की ओर देखा। विशाल और असीम सुनहरी बारिश की बूंदें अभी भी नीचे गिर रही थीं। बपतिस्मा के अंत तक स्पष्ट रूप से कुछ और समय था। इस दृश्य को घूरते हुए ध्रुवांश ने अपनी साधना जारी रखी। एक विचार के साथ चूषण बल एक बार फिर से फूट पड़ा। बपतिस्मा क्रिस्टल को संघनित करने का मतलब था कि उसने अपना बपतिस्मा पूरा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास दूसरा क्रिस्टल संघनित करने के लिए कुछ समय था। स्वाभाविक रूप से यह लैला के लिए किया गया था। हालांकि वह लैला के कबीले देवांश कबीले की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था, लेकिन उसके 3 दिव्य पड़ावों को पार करने की संभावना आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। इसलिए उसके लिए सुरक्षा का एक और हिस्सा प्राप्त करना उसके सर्वोत्तम हित में होगा। उत्तरी कायनात अकादमी में आकर उसने चुपचाप उसके साथ रहने के लिए देवांश कबीले के कठिन प्रशिक्षण को छोड़ दिया था। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो उसने स्वेच्छा से किया था। ध्रुवांश इतना निर्दयी नहीं हो सकता था कि इसके बारे में कुछ न करे। वह जानता था कि उसके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी थी। अगर वह उसकी जिम्मेदारी को थोड़ा सा भी कम कर सकता, तो वह ऐसा करने के लिए पूरी कोशिश करता। वर्तमान में वह अभी भी बहुत कमजोर था। देवांश कबीले का सामना करते हुए, जो एक विशाल अस्तित्व था, उत्तरी कायनात अकादमी से भी अधिक विशाल, वह लैला के लिए बहुत मदद करने में असमर्थ था। इसलिए यह एकमात्र चीज थी जो वह लैला को उसकी जिम्मेदारियों में मदद करने के लिए कर सकता था। हालांकि उसे यह भी विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास लैला के सामने खड़े होने की ताकत होगी और वह उसकी ओर आने वाले हर तूफान और बारिश को रोकने में उसकी मदद करेगा। आसमान को भिगोने वाली सुनहरी बारिश की बूंदें एक बार फिर ध्रुवांश की ओर संघनित हो गईं। चमक की सुनहरी किरणें एक साथ आकर उसकी हथेली में संघनित होने लगीं। ध्रुवांश की ओर से की जा रही उन हरकतों को देखकर वे विशेषज्ञ केवल पीड़ा में कड़वी आहें भर सकते थे। उसे वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में डूबने का कोई डर नहीं है। वे सभी सबसे नीचे थे, केवल बपतिस्मा की शक्ति की सीमित मात्रा का आनंद लेने में सक्षम थे। हालांकि ध्रुवांश पहले से ही एक दूसरे बपतिस्मा क्रिस्टल को संघनित करने की प्रक्रिया में था। इसने वास्तव में लोगों को अपनी आंखें चौड़ी करके उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि
सभी कड़वी आहों के बाद ऐसा कोई नहीं था जिसे कोई गुस्सा या आक्रोश महसूस हुआ हो। इस दुनिया में पूर्ण समानता जैसी कोई चीज नहीं है। 9 स्वर्गीय स्तरों के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने के बाद यह दिखाया कि उसके पास बपतिस्मा की शक्ति का सबसे अधिक मात्रा में आनंद लेने के लिए आवश्यक योग्यताएं थीं। जब तक उसके पास ताकत थी तब तक कोई भी शिकायत नहीं करेगा, भले ही वह इसे अपने लिए खा जाए। इस क्षेत्र में सुनहरी बारिश निरंतर गति से गिरती रही। यह लगभग आधे घंटे तक जारी रहा, फिर रुकने के संकेत दिखाई दिए। जैसे जैसे विशेषज्ञों ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की, उनकी निगाहों में खेद और दया की भावनाएं दिखाई देने लगीं। वे स्पष्ट रूप से अपने बपतिस्मा को पूरा करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे केवल बपतिस्मा की शक्ति को ही अवशोषित कर सकते थे जो उनके लिए उपलब्ध थी, अपनी 3 दिव्य पड़ावों की तैयारी करने से पहले। इस समय माधिका, अभिनव और संदीप ने भी अपनी आंखें खोली थीं। उनके चेहरे पर खुशी और उल्लास की अवर्णनीय भावनाएं दिखाई दे रही थीं। स्पष्ट रूप से वे अपने बपतिस्मा क्रिस्टल को सफलतापूर्वक संघनित करने में कामयाब रहे थे। इस दिव्य चेतना बपतिस्मा को सबसे उत्तम अवस्था में पूरा किया। दूसरे सबसे ऊंचे पायदान पर यानिश, यतीश और हितेश के चेहरे कुछ बदसूरत दिखाई दिए। हालांकि उनके शरीर से हल्की सी सुनहरी चमक निकल रही थी, लेकिन उन्हें अपना बपतिस्मा पूरा करने से पहले अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी। इसके बावजूद दिव्य चेतना बपतिस्मा समाप्त होने वाला था, जिसके बारे में वे कुछ भी करने में असहाय थे। वे केवल एक ही चीज को दोष दे सकते थे, वह थी शुरुआत में हिमांशु को चुनना। वह कचरा। तीनों पुरुषों के पेट क्रोध की ज्वाला से भर गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर भी वे केवल एक ही काम कर सकते थे कि हिमांशु को शापों की एक भयंकर बौछार भेज दें। चूंकि उस आदमी को ध्रुवांश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, इसलिए उससे कोई और परेशानी नहीं हो सकती थी। क्षितिज के पार बपतिस्मा की शक्ति का अंतिम अंश ध्रुवांश की हथेली में समा गया। वहां से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो एक बपतिस्मा क्रिस्टल बनने से पहले एक साथ संघनित हो गई। जैसे ही सुनहरा क्रिस्टल दिखाई दिया, लोगों के लार टपकने की आवाजें गूंजने लगीं और अनगिनत लोग अपने सिर उठाकर ध्रुवांश को देखने लगे। खुद को भेड़ियों जैसी निगाहों से घूरते देख ध्रुवांश ने जल्दी से बपतिस्मा क्रिस्टल अपने हाथों में रख लिया। यह मेरे जीवन के लिए है, इस पर अपनी उम्मीदें मत लगाओ। हा हा, बधाई हो। माधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने ध्रुवांश को बधाई दी। ईर्ष्या या जलन का एक भी अंश मौजूद नहीं था। उसने पहले ही अपना बपतिस्मा पूरा कर लिया था, इसलिए बपतिस्मा क्रिस्टल का उसके लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई ध्रुवांश। अभिनव और संदीप दोनों ने ध्रुवांश की ओर हाथ बढ़ाए और कृतज्ञता और भावना से भरे शब्द बोले। वे दोनों जानते थे कि यह सब ध्रुवांश की वजह से ही था कि वे सफलतापूर्वक अपना बपतिस्मा पूरा कर पाए। मुस्कुराते हुए ध्रुवांश ने अपने हाथ की एक लहर से उनके शब्दों को फटकार लगाई। हालांकि जैसे ही वह उन्हें जवाब देने वाला था, आसमान से अचानक सुनहरी रोशनी की एक किरण नीचे गिरी। जैसे ही सुनहरी रोशनी एक साथ मिली, आसपास का स्थान तेजी से विकृत और विकृत होने लगा और फिर एक स्थानिक भंवर में बदल गया। यह दिव्य चेतना पर्वत को छोड़ने का मार्ग था। जाहिर है, बपतिस्मा की शक्ति के अंत पर दिव्य चेतना पर्वत एक बार फिर से बंद होने वाला था। अपने होठों को चटकाते हुए ध्रुवांश ने आसमान में तैरते प्रकाश के विशाल समूह की ओर देखा। इसके भीतर मौजूद शायद इस दिव्य चेतना पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य हो। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस पर कोई जांच करने में पूरी तरह से असमर्थ था। शायद भविष्य में जब वह महान हजार दुनियाओं में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों में से एक बन जाएगा, तब वह जांच करने में सक्षम हो सकता है। चलो चलें माधिका और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए
ध्रुवांश ने अंतरिक्ष भंवर की ओर गोली चलाते हुए नेतृत्व संभाला। उसके नीचे अनगिनत लोग आसमान की ओर उड़ रहे थे और इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। टकराना। हालांकि जैसे ही वे स्थानिक भंवर के पास पहुंचे, अचानक उसमें से बहुत ही प्रचंड चेतना ऊर्जा एक अत्याचारी तरीके से बाहर निकली। इसने तेजी से फैलते हुए अनगिनत लोगों को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। कुछ बदकिस्मत लोग हजारों फीट दूर जा गिरे। एक पल में उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए और स्पष्ट रूप से इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उन्हें भारी चोटें लगी थीं। बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए ध्रुवांश और अन्य लोगों ने सबसे मजबूत शॉकवेव को चकमा दिया। फिर भी उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और उनकी आंखों में अनिश्चितता और संदेह के भाव थे। क्या चल रहा है? अनगिनत फुसफुसाहटें फूट पड़ीं और सभी के चेहरे सदमे और भ्रम से भर गए। लगता है कि दिव्य चेतना पर्वत के बाहर दिव्य रैंक के योद्धा स्तर के विशेषज्ञ लड़ रहे हैं। माधिका के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव दिखाई दिया और वह चौंक कर बोली, स्थानिक भांवर से निकलने वाले अत्याचारी उतार चढ़ाव बिल्कुल उसी तरह के थे जो केवल दिव्य रैंक के योद्धा स्तर के विशेषज्ञ ही बना सकते थे। दिव्य रैंक के योद्धा स्तर के विशेषज्ञ हाथ मिला रहे हैं? ध्रुवांश का चेहरा देखकर उसके दिल में बेचैनी और चिंता की भावनाएं उभर आईं। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में बहुत से दिव्य रैंक के योद्धा स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन सभी का एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक प्रभाव था। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान स्थिति में उनमें से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बड़ा युद्ध शुरू नहीं करेगा। यदि दिव्य चेतना पर्वत के बाहर कोई युद्ध छिड़ता है तो सबसे अधिक संभावना दो शीर्ष स्तरीय प्रभावों के बीच होगी, जो संभवतः उत्तरी कायनाद अकादमी और राक्षसी ड्रैगन पैलेस के बीच होगी। इसके अलावा इस तथ्य के साथ कि उसने अभी अभी हिमांशु को मारा था, ध्रुवांश के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। अपने शरीर को हिलाते हुए ध्रुवांश तेजी से स्थानिक भंवर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका सिर भंवर में घुसा, उसके चेहरे काले पड़ गए और उसने अपने दांत भींच लिए। यह सबसे अच्छा है कि इस लड़ाई में लैला शामिल न हो। अगर नहीं तो मुझे परवाह नहीं कि तुम राक्षसी ड्रैगन पैलेस से हो या नहीं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम में से हर एक हिमांशु के साथ जाएगा। 6000 मीटर से ज्यादा लंबी प्रकाश किरणों के निकलने से दुनिया से असीम चेतना ऊर्जा बाहर निकल आई। जैसे ही आसमान को ढकने वाली चेतना ऊर्जा संघनित होने लगी, वे लाल लाल भट्टी में बदल गईं। भट्टी के अंदर अलग अलग लंबाई के 6 विशाल ड्रैगन नाचते हुए, दहाड़ते और चीखते हुए दिखाई दिए। अगले ही पल भट्टी के अंदर से भयावह तापमान निकलने लगा। इतना गर्म कि अंतरिक्ष भी इसे सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे ढहने के संकेत दिखाई देने लगे। जैसे ही अध्यक्ष त्रिकेशु भट्टी के भीतर बैठा, हजारों मीटर ऊंची एक चमकती चेतना ऊर्जा छाया ने उसे अपने भीतर घेर लिया। वह उसका सर्वोच्च दिव्य शरीर था। हालांकि इस समय यह अपने आसपास के भयानक तापमान के नीचे बढ़ता रहा। इसके विशाल शरीर पर विकृतियों और विकृतियों के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। हाँ त्रिकेशु, हमारे राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने आपके लिए जो 6 ड्रैगन स्वर्ग भस्मक भट्टी तैयार की है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आप वहां कितने समय तक टिक सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने आकाश की ओर दिल खोलकर हंसा। जब वह विशाल लाल लाल भट्टी के बाहर मंडरा रहा था, उसकी हंसी में अछूती हत्या की मंशा भरी हुई थी। इस समय अध्यक्ष त्रिकेशु पूरी तरह से उसके हाथों में आ गया था। आखिरकार यह 5वीं श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा के विरुद्ध 5 प्रथम श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा थे। ऐसी लड़ाई में बाद के 5 को भारी लाभ था। इसलिए भले ही वह 5वीं श्रेणी का दिव्य रैंक के योद्धा था, अध्यक्ष त्रिकेशु ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक के योद्धा और अन्य 5 की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की गर्जना भरी हंसी सुनकर अध्यक्ष त्रिकेशु की आंखों में एक डरावनी चमक चमक उठी।
इसके बावजूद उसने कोई भी तर्कहीन हरकत नहीं की। अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने दिव्य रैंक का योद्धा सेलेस्टियल बॉडी को ऊपर रखने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इस स्थिति में वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था सहना जारी रखना। जब तक उत्तरी समुद्री ड्रैगन अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने में सक्षम था, अध्यक्ष त्रिकेशु को बचाया जा सकेगा। उसे मारने के लिए ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा और डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अन्य लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि जब उन्होंने यहां किले को पकड़ने के लिए अपनी सारी उपलब्ध जनशक्ति का इस्तेमाल किया था, तब उत्तरी कायनात अकादमी के अन्य 2 स्वर्गीय बैठे बुजुर्ग उस समय उसके स्थान पर भाग रहे थे। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा और ड्रैगन डेमोनिक पैलेस के अन्य 5 लोगों द्वारा घेरे जाने के दौरान अपना सर्वस्व दे देना। आसपास के इलाके में दसियों किलोमीटर दूर अनगिनत विशेषज्ञ हवा में मंडरा रहे थे, जबकि मौजूद विभिन्न बुजुर्गों के चेहरे पर भाव दूर से उनके सामने हो रही भयावह बातचीत की उपस्थिति में उतार चढ़ाव कर रहे थे। अपनी आंखों के कोने से देखने पर उन्होंने 2 लोगों को एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा। वे 2 लोग थे, उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जयेश और उत्तरी कायनात एकेडमी के निहारिका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में डेमोनिक ड्रैगन पैलेस की मदद करेगा। ऐसा लगता है कि वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कुछ बड़े लोगों की आंखें झपकने लगीं जब उन्होंने मुक्कों का आदान प्रदान देखा। दिव्य चेतना शहर के भीतर से शक्तिशाली चेतना ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकल रहा है। उत्तरी कायनात अकादमी के 2 स्वर्गीय आसीन बुजुर्गों को शायद बाधा पहुंचाई गई है। सबसे अधिक संभावना है कि जो व्यक्ति उन्हें बाधित कर रहा है वह स्वर्गीय युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष है। क्या यह हो सकता है कि उम्ब्रा और स्वर्गीय युआन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ड्रैगन डेमोनिक पैलेस के साथ गठबंधन में हैं? ऐसा नहीं लगता। हालांकि जयेश निहारिका को रोक रहा है, लेकिन वह मूल रूप से कोई भी जानलेवा हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जाहिर है उसके अंदर कुछ डर और खौफ है। शायद डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने उन्हें कुछ मुआवजा दिया होगा जिसका विरोध करना मुश्किल है, जिसके कारण वे कुछ कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। इसके बावजूद उनकी कार्रवाई सीमित है। भले ही डेमोनिक ड्रैगन पैलेस हार जाए, लेकिन इससे उन्हें बहाने बनाने का मौका मिल जाएगा। आसमान में तैरते हुए 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माधिका त्यानयान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि वह इस क्षेत्र में हो रही धरती को हिला देने वाली लड़ाइयों को देख रहा था, जबकि उसकी आंखों में चमक की किरणें चमक रही थीं। अपने 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह उम्ब्रा और हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के 3 महान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा थे, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर नजर रखता था। हालांकि उन लोगों ने अप्रत्याशित रूप से खुद को डेमोनिक का हालांकि यह जानने के बावजूद माधिका ने उत्तरी कायनात अकादमी की मदद करने की हिम्मत नहीं की। इतने लंबे समय तक योजना बनाने के बाद राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने भी एक महान व्यक्ति को आमंत्रित किया था, जो कि अपरिमेय पुराने पूर्वज के रूप में महान था। उत्तरी सागर ड्रैगन के साथ उत्तरार्ध की लड़ाई समाप्त होने से पहले वे अभी भी उत्तरी कायनात अकादमी का पक्ष लेना पसंद करेंगे। हालांकि अगर संयोग से अपरिमेय पुराने पूर्वज जीत जाते हैं तो उनके लिए खून खराबा हो सकता है। जैसे जैसे माधिका के माथे पर शिकन बढ़ती गई, उसके बगल से एक कोमल आवाज गूंजी, हा हा, राष्ट्रपति माधिका, हमारे सामने जो मामला है। माधिका ने सिर घुमाकर देखा कि बोलने वाला व्यक्ति पश्चिमी चरम महल का महल मास्टर, पश्चिमी चरम दिव्य रैंक का योद्धा था। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी, जबकि उसकी आंखों में भी चमक की किरणें चमक रही थीं। क्या आप कुछ करने की योजना बना रहे हैं, पश्चिमी चरम महल के महल स्वामी? यदि आप गलत पक्ष पर खड़े होने का चयन करते हैं तो यह आपके लिए एक आपदा को आमंत्रित कर सकता है। एक हल्की आह भरते हुए पश्चिमी चरम महल के महल मास्टर ने उत्तर दिया, अगर हमें उत्तरी कायनात अकादमी और ड्रैगन डेमोनिक पैलेस के बीच चयन करना है तो मैं स्वाभाविक रूप से पूर्व को चुनूंगा।
क्योंकि यह हमारे लिए बेहतर होगा। ड्रैगन डेमोनिक पैलेस की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। मुझे डर है कि जब वे उत्तरी कायनात अकादमी पर शासन करेंगे तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिमी चरम महल मास्टर क्या चाहते हैं उत्तरी कायनात अकादमी की मदद करने के लिए? राष्ट्रपति माधिका ने पूछा। पश्चिमी चरम महल के मास्टर ने एक असहाय मुस्कान दी। उसकी निगाह में संघर्ष और झिझक की उपस्थिति मौजूद थी। हालांकि वह उत्तरी कायनात अकादमी की ओर झुका हुआ था, लेकिन वर्तमान स्थिति अज्ञात होने के कारण यह उसके लिए यह तय करने का समय नहीं था कि वह किस पक्ष में खड़ा होना है। आपका क्या मतलब है, राष्ट्रपति माधिका? यह सवाल सुनकर माधिका की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर धीरे से जवाब दिया। जल्दबाजी मत करो। स्थिति अभी गतिरोध में है। बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं है। अगर ऐसा समय आता है जब उत्तरी कायनात अकादमी वास्तव में टिक नहीं पाती है, तो हम तब तय कर सकते हैं कि कार्रवाई करनी है या नहीं। इसके अलावा उस महत्वपूर्ण क्षण में अगर हम कार्रवाई करते हैं और कठिनाई को कम करते हैं, तो हम उत्तरी कायनात अकादमी के साथ बेहतर संबंध बनाने में सक्षम हो सकते हैं। हा, राष्ट्रपति माधिका वास्तव में नौ समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रभारी व्यक्ति होने के योग्य हैं। आप अभी भी इस समय पक्ष और विपक्ष का वजन करने में सक्षम हैं। पश्चिमी चरम महल मास्टर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारी पूरी नींव उत्तरी आकाश महाद्वीप में है। हमें इस पर और गहराई से विचार करना होगा। कई सालों की कड़ी मेहनत का इनाम पीढ़ियों तक बहता रहेगा। नीलेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आसमान के बीच में तैरती लाल लाल भट्टी की ओर देखते हुए उसकी आंखों की गहराई में डर और खौफ की गहरी भावना चमक उठी। उन शब्दों को सुनकर पश्चिमी चरम महल के मास्टर ने धीरे से बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष त्रिकेशु थोड़ी देर और टिके रह सकते हैं। उत्तरी समुद्री ड्रैगन के यहां आने का इंतजार करना सबसे अच्छा है। इस तरह राक्षसी ड्रैगन महल की योजना विफल हो जाएगी। जैसे जैसे दोनों लोग अपनी बातचीत जारी रखते गए, दूर के आसमान के आसपास का स्थान हिंसक रूप से विकृत और विकृत होने लगा, एक स्थानिक मार्ग में तब्दील हो गया। अगले ही पल अनगिनत आकृतियां टिड्डियों के झुंड की तरह अंदर से बाहर निकलीं। जैसे ही वे लोग अंतरिक्ष भंवर से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत हजारों मीटर ऊंची लाल लाल भट्टी को आकाश के बीच में मंडराते हुए देखा, जिससे उनमें से हर एक व्यक्ति अचंभित हो गया। ध्रुवांश भी सदमे में था, क्योंकि उसने अपने सामने का दृश्य देखा था। अगले ही पल उसका चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया, क्योंकि उसने देखा कि अध्यक्ष त्रिकेशु लाल लाल भट्टी के भीतर फंसा हुआ है। साथ ही बाहर ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा भी मौजूद है। वास्तव में राक्षसी ड्रैगन पैलेस ने हमारे उत्तरी कायनात अकादमी के खिलाफ कार्रवाई की है। ध्रुवांश के दिल में सदमा भर गया। क्या वे लोग बहुत दुस्साहसी नहीं हैं? स्थानिक भांवर की उपस्थिति ने तुरंत दिव्य चेतना पर्वत के बाहर मौजूद असंख्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। लाल लाल भट्टी के बाहर ब्लैक ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ठंडी चमक ध्रुवांश पर छा गई। अगले ही पल उन आंखों में ठंडी हत्या की मंशा ठोस हो गई, जिससे ध्रुवांश को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। पीले ड्रैगन, जाओ और उस बदमाश को पकड़ो और महान मेरु राक्षसी स्तंभ वापस ले लो। अपना सिर हिलाते हुए काले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने राक्षसी ड्रैगन महल के दूसरे दिव्य रैंक का योद्धा की ओर अंधेरे में बात की। ठीक है। आदेश सुनकर पीले वस्त्र पहने पुरुष ने अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। अब तक भट्टी पहले से ही स्थिर हो चुकी थी। हालांकि अब उनके पास एक दिव्य रैंक का योद्धा की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यक्ष त्रिकेशु को मारने के लिए आवश्यक अवधि बढ़ जाएगी, लेकिन कोई भी अप्रत्याशित परिस्थिति सामने नहीं आनी चाहिए। अपने शरीर को घुमाते हुए पीला ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा आसमान में उड़ता हुआ उस दिशा की ओर बढ़ गया जहां ध्रुवांश था। दिव्य रैंक का योद्धा का दबाव बाहर की ओर फैल गया, जिससे दिव्य चेतना पर्वत से बाहर आने वाले लोगों के चेहरे विकृत हो गए। वे तितर बितर हो गए,
सभी दिशाओं में भाग गए क्योंकि वे सभी स्वाभाविक रूप से देख सकते ही थे कि पीला ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा सीधे ध्रुवांश की ओर भाग रहा था। माधिका के प्यारे चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव दिखाई दिया जब वह जल्दी से चिल्लाई, जल्दी भागो ध्रुवांश। यद्यपि उन्होंने देखा था कि दिव्य चेतना पर्वत पर रहते हुए ध्रुवांश कितना शक्तिशाली था, फिर भी हिमांशु एक वास्तविक दिव्य रैंक का योद्धा के सामने एक शिशु की तरह होगा जो किसी भी तरह का प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। अपने हाथों को कसकर बंद करते हुए ध्रुवांश की नजरें तुरंत काली पड़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वह पीछे मुड़कर नहीं भागा क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक असली दिव्य रैंक का योद्धा के सामने पीछे मुड़कर भागने का नतीजा यह होगा कि वह दिव्य रैंक का योद्धा के एक ही थप्पड़ से मारा जाएगा। तुम में वाकई हिम्मत है। मैंने सच में सोचा था कि तुम चूहे की तरह घूमकर भाग जाओगे। ध्रुवांश से कुछ 100 मीटर दूर रुककर पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने उदासीन स्वर में कहा, जबकि उसकी पीली आंखें पूर्व की ओर उदासीन आंखों से घूर रही थीं। महान मेरु राक्षसी स्तंभ मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें एक त्वरित और पीड़ा रहित मौत दूंगा। पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने अपनी हथेली बढ़ाते हुए कहा। पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा को घूरते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाए। तुम्हारे सपनों में? ध्रुवांश का जवाब सुनकर पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के चेहरे पर एक भी उतार चढ़ाव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस जवाब की भविष्यवाणी की थी। इसलिए अपना सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, तो मुझे बस व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप उस तरह का दर्द सहन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मेरे हाथों में आ चुके हैं उन्हें लगेगा कि मौत भी ऐसी चीज है जिसकी वे कामना नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके पूरे शरीर से विशाल और असीम चेतना ऊर्जा बाहर निकल आई और प्रभु का दबाव माधिका और अन्य लोगों पर पड़ा, जिसके कारण वे सांस लेने में असमर्थ हो गए। एक कदम आगे बढ़ते हुए पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वूश! हालांकि जिस क्षण उसने कार्रवाई की, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कि तलवार की आभा की एक धारा क्षितिज पर चमक उठी। असंख्य तलवारों में तब्दील होकर उन्होंने धरती को ढंक लिया और आसमान को छिपा दिया, क्योंकि वे पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के ऊपर छा गए थे। तुच्छ बात! अपना सिर घुमाए बिना ही पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हजारों मीटर लंबी चेतना ऊर्जा किरणें आसमान की ओर उछलीं। तलवार की आभा की धारा से सीधे टकराते हुए इसने तलवार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। स्वेश! एक चमकती हुई आकृति अचानक ऊपर आई और अंततः ध्रुवांश के बगल में उतरी। यह लैला थी। इस समय उसके प्यारे चेहरे पर एक भयावह भाव मौजूद था जब वह पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर देख रही थी, जबकि उसके पतले जेड़ जैसे हाथों ने उसकी लुओशेन तलवार को कसकर पकड़ रखा था। तलवार के शरीर पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे बह रहे थे, जिससे तलवार थोड़ी लाल दिखाई दे रही थी। तुम दोनों? अपना सिर थोड़ा सा हिलाते हुए पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने एक मुस्कान भेजी जो ठंडी और उदासीन लग रही थी। जब तक मौत हमें अलग न कर दे। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आसमान को काला करने वाली हत्या की मंशा क्षितिज पर फैल गई और आसमान में खड़ी युवती को घेरते हुए किसी भौतिक वस्तु में बदल गई। एक दिव्य रैंक का योद्धा से आने वाले दबाव का सामना करने के बावजूद ध्रुवांश और लैला की आंखों में डर का एक भी अंश मौजूद नहीं था। उनके व्यवहार ने कई लोगों को प्रशंसा में चुपचाप आहें भरने पर मजबूर कर दिया। फिर उनकी आंखों में अफसोस और दया के भाव थे। उनके सामने जो दृश्य था वह वास्तव में मौत की ओर ले जाने वाला था। अपनी ओर बढ़ती हत्या की मंशा को महसूस करते हुए ध्रुवांश ने पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर घूर कर देखा। अपने हाथों को कसकर जकड़ते हुए
वह महसूस कर सकता था कि उसके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा उससे कई गुना ज्यादा था जो उसने हिमांशु के सामने महसूस किया था। आखिरकार हिमांशु उस पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के बराबर नहीं था जो अभी उसके सामने मौजूद था। हालांकि पीला ड्रैगन केवल प्रथम श्रेणी का दिव्य रैंक का योद्धा है था, लेकिन दिव्य रैंक का योद्धा तो दिव्य रैंक का योद्धा ही होता है। चाहे वह किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, वह जो कुछ भी करता वह ध्रुवांश को दबाने में सक्षम होता। आप अपने दांत भींचते हुए ध्रुवांश ने लैला की ओर देखा और उसे वहां से जाने के लिए कहा। यह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लैला ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर देखा। उसकी भौहें सीधी हो गईं और उसके प्यारे चेहरे पर गुस्से के उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। इसके बावजूद उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ध्रुवांश को घूरना जारी रखा, लगभग उसे बता रही थी कि वह उस पर पलटी मार रही है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांश ने एक असहाय मुस्कान दी। युवा लड़की के पतले और जेड जैसे हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, मैं गलत हूं। हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें और चाहे वह कोई भी पक्षी हो, उसे धिक्कार है। चलो बात करने से पहले उसे काट देते हैं। हालांकि हमारे सामने जो मामला है वह बहुत ही परेशानी भरा है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लैला को घूरते हुए ध्रुवांश ने गंभीर स्वर में कहा। थोड़ी देर झिझकने के बाद लैला ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह लाड़ प्यार पसंद करने वाली नहीं थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि ध्रुवांश हमेशा उसे अपने पीछे रखे। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे हमेशा सारे जख्म और चोटें झेलनी पड़ी, जिससे उसका दिल दुखा। उसने पहले ही समग्र स्थिति पर विचार कर लिया था। वास्तव में उनके सामने स्थिति बेहद प्रतिकूल थी। येलो ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा बहुत ताकतवर है। हालांकि उसके बहुत ताकतवर होने की वजह से ही हमारे पास एक छोटा सा मौका हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ हमेशा ऐसी स्थिति में अपने चेहरे की परवाह करेंगे। वे तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे और शुरुआत में ही अपनी असली चाल नहीं चलेंगे। हमारा मौका तब आएगा जब यह छोटा सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा। ध्रुवांश की काली पुतलियों में चमक की किरणें चमक उठीं, जबकि उसकी कोमल आवाज लैला के कानों में गूंज रही थी। इसलिए मैं सबसे पहले कार्रवाई करूंगा। आपकी लुओशेन तलवार के साथ मैं आपके लिए एक अवसर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उस समय आपको कार्रवाई करनी चाहिए। याद रखें, हमारे पास केवल एक ही मौका है, अगर यह संभव नहीं है। अपने होंठ काटते हुए लैला को पता था कि ध्रुवांश ने स्पष्ट रूप से खुद को सबसे खतरनाक काम सौंप दिया था। फिर भी इस बार उसने उसके फैसले को नहीं डांटा, क्योंकि वह जानती थी कि उन दोनों के बीच केवल एक चीज जो पीले ड्रैगन दिव्य रैंक के योद्धा के लिए खतरा पैदा कर सकती थी, वह थी उसके हाथों में लुओशेन तलवार। हालांकि ध्रुवांश के शरीर के भीतर तथाकथित ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर था, जो अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था, लेकिन यह बहुत अशुभ था। इस वर्तमान क्षण में ध्रुवांश बस इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। इसलिए एकमात्र चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते थे, वह उसके हाथों में देवांश कबीले का दिव्य हथियार था। सावधान रहो, लैला ने नरम आवाज में उत्तर दिया। अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवांश ने बोलना बंद कर दिया। अपनी नजर आराम से दिखने वाले येलो ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर घुमाई, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अगर स्थिति सबसे विनाशकारी परिणाम वाली होती, तो वह केवल एक ही काम कर सकता था कि वह अमर पक्षी को जबरदस्ती बुला ले। हालांकि इससे उसका विकास बाधित होगा, लेकिन यह उन तीनों के यहां मरने से कहीं बेहतर है। आखिरकार उसके साथ रक्त संबंध होने के कारण अगर ध्रुवांश येलो ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के हाथों मर जाती है, तो नाइन नेदर के लिए उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम दोनों ने मुझसे निपटने के तरीके पर चर्चा कर ली है? पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने उदासीन मुस्कान के साथ पूछा, और दोनों की तरफ थोड़ा बहुत खुश नजर आया।
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ध्रुवांश लैला के साथ किस जवाबी उपाय पर चर्चा कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक शिकारी को इस बात की परवाह नहीं होती कि पिंजरे में दो खरगोश आपस में लड़ रहे हैं। दिव्य रैंक का योद्धा के तौर पर उसकी ताकत उसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कार्ड था। टकराना। अपने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ ध्रुवांश ने एक मुट्ठी कसी, जिससे उसके शरीर की सतह से बिजली की काली किरणें फूट पड़ीं। जैसे जैसे उसका शरीर 1 इंच लंबा होता गया, उसकी छाती पर 2 बिजली के रून दिखाई दिए। उसके 2 रून बिजली के देवता का शरीर तुरंत सक्रिय हो गया। इसके अलावा इस पल उसके शरीर के भीतर से अशुभ ऊर्जा का एक विशाल उछाल फूट पड़ा। शक्ति महान मेरु राक्षसी स्तंभ से आ रही थी। ध्रुवांश को अपने और येलो ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के बीच भयावह असमानता के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से पता था। इसलिए उसने संयम दिखाने की जरा भी हिम्मत नहीं की। उसके सारे पत्ते अब खुल चुके हैं और एक भी छिपा हुआ नहीं बचा है। ध्रुवांश के शरीर से उतार चढ़ाव आने लगे और उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे, जिससे वहां मौजूद कई बड़े बड़े लोग सदमे और आश्चर्य में डूब गए। एक युवा जो हिमांशु को हराने में सक्षम था, उसने वास्तव में लोगों को उसकी क्षमताओं और ताकत के लिए एक नए स्तर का सम्मान दिया था। अपने जेड जैसे हाथों को कसकर जकड़ते हुए माधिका ने ध्रुवांश को देखा, जो अप्रत्याशित रूप से पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा था, जबकि उसकी प्यारी आंखों में चिंता भरी हुई थी। अपना सिर घुमाते हुए उसने अपने पास खड़ी माधिका ने नीलेश से कहा, पिताजी, क्या हमारे 9 समर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ करने की योजना नहीं बनाई है? क्या ड्रैगन डेमोनिक पैलेस को उत्तरी कायनात अकादमी को दबाने देना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? ध्रुवांश की ओर देखते हुए माधिका नीलेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप उस बिगड़ैल बच्चे के बारे में चिंतित हैं? उसका जवाब सुनकर माधिका के प्यारे चेहरे पर लाली की एक झलक दिखाई दी और उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया, मैं आपके साथ एक उचित मामले पर चर्चा कर रही हूं। माधिका नीलेश ने आह भरते हुए कहा, अभी कार्रवाई करने और सहायता प्रदान करने का सही समय नहीं है। इस बार ड्रैगन डेमोनिक पैलेस ने पर्याप्त तैयारी की है। हमें इस पर अधिक विचार करना होगा। अगर हम असावधान रहे तो हमारा 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक भयावह आपदा को आमंत्रित कर सकता है। उसका जवाब सुनकर माधिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उत्तरी स्वर्ग की चेतना अकादमी और राक्षसी ड्रैगन पैलेस दोनों ही उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में विशाल अस्तित्व थे। यहां तक कि उनके 9 ग्रीष्मकाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनके जैसे शीर्ष स्तरीय प्रभावों की तुलना में कमतर होंगे। शांत रहो। माना जाता है कि उस बदमाश ने तुम्हें दिव्य चेतना पर्वत पर बचाया है। मैं कोई कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूं। अगर सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं कोई कदम उठाऊंगा और उसे अपनी जान बचाकर भागने में मदद करूंगा, नीलेश ने धीरे से कहा। अपने पिता की बातें सुनकर माधिका ने एक शांत आह भरी। इस स्थिति में शायद उसके पिता यही कर सकते थे। जैसे ही ध्रुवांश के शरीर के चारों ओर अत्याचारी उतार चढ़ाव चरम पर पहुंचे, ध्रुवांश अचानक आगे की ओर उछला। महान मेरु राक्षसी स्तंभ ध्रुवांश के आलिंगन में उतरने से पहले आसमान की ओर उछला। अपने साथ उफनती शैतानी ऊर्जाएं लेकर यह हिंसक रूप से पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर चिल्लाया। राक्षसी खंभे ने अपनी छाया डाली, क्योंकि उसकी शैतानी ऊर्जाएं पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा पर छा गईं। आने वाले हमले के बावजूद उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव बना रहा, जिसमें हमले से बचने या बचने की कोई इच्छा नहीं थी। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उसे ऊपर उठाया, जिससे राक्षसी खंभा उसकी हथेली पर जोर से पटक दिया। टकराना। विशाल उतार चढ़ाव जो नंगी आंखों से दिखाई देते थे, लहरदार और फैले हुए थे, जिससे आसपास का स्थान इस हद तक हिल गया कि उसमें विकृति के लक्षण दिखाई देने लगे। इतने बड़े प्रभाव के बावजूद आसमान में मंडराते पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की आकृति में अप्रत्याशित रूप से हिलने का जरा भी संकेत नहीं दिखा।
हालांकि उसका शरीर उसके ऊपर मौजूद विशाल स्तंभ के अनुपात में नहीं था, लेकिन उसकी कमजोर दिखने वाली आकृति में धरती को हिला देने वाली शक्ति समाहित थी। महान मेरू राक्षसी स्तंभ सचमुच आपके हाथों बर्बाद हो गया है। एक उदासीन मुस्कान देते हुए पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जो महान मेरू राक्षसी स्तंभ की सतह पर जोरदार तरीके से गिरा। झनकार! विशाल महान मेरू राक्षसी स्तंभ को अप्रत्याशित रूप से पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया, जिससे पूरे क्षितिज में धातु की ध्वनि गूंज उठी। राक्षसी स्तंभ को गले लगाते हुए झटका उसे वापस मिला, जिससे उसके मुंह से खून की धार बह निकली। इसके बावजूद उसकी आंखों में एक दुष्ट छाया चमक उठी, जो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। एक पागल की तरह आगे बढ़ते हुए उसने महान मेरू राक्षसी स्तंभ को लहराया, जिससे वह हवा में चीखता हुआ पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर लगातार भारी वार कर रहा था। 1 इंच भी हिले बिना पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने इत्मीनान से लगातार थप्पड़ मारे, जिससे हर बार जब उसकी हथेली महान मेरू राक्षसी स्तंभ पर पड़ती तो आश्चर्यजनक रूप से तेज आवाज निकलती। हर बार ऐसा होने पर महान मेरू राक्षसी स्तंभ तीव्रता से कंपन करता और ध्रुवांश लगातार मुंह से खून उगलता। एक पल में उसके वस्त्र उसके खून से सने हुए थे, जिससे वह लोगों की नजरों में डरावना लगने लगा। उसके पीछे लैला ने गुस्से में अपने होंठ काटे, क्योंकि उसके जेड जैसे हाथों ने उसकी दिव्य तलवार को कसकर पकड़ लिया था। तलवार के शरीर से लगातार गहरा लाल रक्त बह रहा था। इस समय दिव्य तलवार से गहरे लाल रंग की चमक की हल्की किरणें निकल रही थीं, जो तलवार के शरीर पर एक हल्का रक्त लाल रून बना रही थीं। जैसे ही यह बना, तलवार की आभा के टुकड़े जो लोगों के दिलों को धड़काते थे, जो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, उसके पूरे शरीर के चारों ओर लहरें मारने लगे, जिससे आसपास की जगह भी कटने और टुकड़े टुकड़े होने लगी। डिंग! लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली स्पष्ट आवाजें क्षितिज पर गूंज उठीं, क्योंकि इस क्षेत्र में मौजूद हर किसी ने देखा कि ध्रुवांश द्वारा लगातार किए गए वीरतापूर्ण हमले पूरी तरह से अप्रभावी थे। इसके बजाय उसकी चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं, जिससे सभी चुपचाप अपने होंठ चटका रहे थे। यह बदमाश वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहा है। वह वास्तव में एक दिव्य रैंक के योद्धा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत करता है। भले ही यह जारी रहे, वह उस पर पड़ने वाले जवाबी हमले से मारा जा सकता है। स्पष्टतः पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा को उसके इस पहलू में रुचि थी। वह मुस्कुराते हुए ध्रुवांश को देख रहा था, जो लगातार हमले कर रहा था, मानो वह किसी चूहे को व्यर्थ में संघर्ष करते हुए देख रहा हो। टकराना! ध्रुवांश की आंखों में लाल लाल चमक चमक उठी और उसके गले से एक भयंकर दहाड़ निकली। अगले ही पल महान मेरू राक्षसी स्तंभ एक बार फिर पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की ओर हिंसक रूप से टकराया, जबकि उसके मुंह के कोने से रिसता हुआ ताजा खून बहुत लाल और आंखों को चीरने वाला दिखाई दे रहा था। अब समय आ गया है, पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें क्रूर निर्दयता से भरी हुई थीं, क्योंकि उसके हाथ में चमक की किरणें संघनित होने लगी थीं। एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसने अपना हाथ उस महान मेरू राक्षसी स्तंभ की ओर भेजा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। जिस क्षण दोनों ने संपर्क किया, ध्रुवांश की आंखों में एक भयावह चमक उभरी। उसके आभामंडल में सीलिंग के पृष्ठ से चमकते बैंगनी रंग के रण उग्र रूप से फूट पड़े। अगले ही पल बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण फूट पड़ी, जो महान मेरू राक्षसी स्तंभ की लंबाई के साथ यात्रा करते हुए निकली। अंत में यह पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की हथेली से होकर सीधे उसके शरीर में जा गिरी। ऐसा होते ही पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के चेहरे पर मुस्कान अचानक से जम गई,
क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर मौजूद विशाल और अनंत चेतना ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से खत्म हो रही है। अगले ही पल वह शक्ति दबाव जो वह विकीर्ण कर रहा था तेजी से खत्म हो गया, मानो इसे सील कर दिया गया हो। टकराना। महान मेरु राक्षसी स्तंभ ने पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के शरीर को हिंसक रूप से कुचलो चलेनिया, क्योंकि उसमें से भयावह ऊर्जाएं बाहर निकल रही थीं। जब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ तो अनगिनत लोग हैरान रह गए। क्यों? उन्होंने पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा को क्षितिज पर उड़ते हुए देखा। लैला। जैसे ही ध्रुवांश के अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फटा, ध्रुवांश ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर दूर खड़ी युवती आसमान की ओर उछली। इस समय उसके हाथों में तलवार असामान्य रूप से गहरे लाल रंग की दिखाई दी। इसकी सतह पर एक रक्त लाल ऋण दिखाई दिया जो तलवार के शरीर पर मौजूद रक्त को चुपचाप पिघला रहा था। क्षितिज पर तलवार की चीख गूंजी, जिससे आसपास की जगह हिल गई। अगले ही पल अनगिनत लोग चौंक गए, क्योंकि पतली कमर वाली बेहद खूबसूरत युवा लड़की के चांदी जैसे बाल इधर उधर लहरा रहे थे और उसके प्यारे चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने एक चाकू से वार किया था। लाल लाल तलवार से रक्त लाल प्रकाश की आंखें चौंधिया देने वाली किरणें फूट पड़ीं। अगले ही पल तलवार की रोशनी की रक्त लाल किरण निकली जो खून की नदी में बदल गई। जहां भी यह यात्रा की, अंतरिक्ष बिखर गया। अंत में जब लोगों की ठंडी सांसें लेने की आवाजें गूंजने लगीं, तो खून की नदी पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के शरीर पर गिर पड़ी, जिसे ध्रुवांश ने बिना किसी दया के उड़ा दिया। टकराना। रक्त लाल प्रकाश की किरणें आकाश में फैल गईं तथा आकाश को ढकने वाली तलवार की आभा फूट पड़ी, जिससे आसपास का स्थान ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसमें छेद कर दिए गए हों। अपने सामने यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी बड़े बड़े लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। रक्तलाल तलवार की रोशनी की आंखों को भेदने वाली किरणें क्षितिज पर रक्तलाल आतिशबाजी के समान खिल रही थीं। इसकी सुंदरता अंदर से हृदय को धड़का देने वाली उग्रता से व्याप्त थी। इस क्षेत्र में अनगिनत लोग अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर वे अचंभित थे। जाहिर है यह सभी की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इस तरह के परिणाम की कल्पना नहीं की थी। पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा, जिन्हें इन्हें पूरी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए था और किसी भी अप्रत्याशित घटना को घटित नहीं होने देना चाहिए था, को ध्रुवांश ने अपने राक्षसी स्तंभ के साथ अप्रत्याशित रूप से उड़ा दिया था। इससे पहले कि वह लैला से अचानक निकली आश्चर्यजनक तलवार की रोशनी से मारा जाता। क्षितिज के उस पार तलवार की रोशनी की रक्त लाल किरणें धीरे धीरे विस्मित हो गईं, जिससे आकाश में स्तब्ध और विस्मयकारी निगाहें छा गईं। अगले ही पल उनकी दृष्टि रेखा में एक आकृति फिर से दिखाई देने लगी। जैसे ही वह आकृति दिखाई दी, पूरी दुनिया में लोगों के ठंडी हवा में सांस लेने की निरंतर आवाजें गूंजने लगीं। यह आकृति स्वाभाविक रूप से पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा की थी। हालांकि इस समय उसके चेहरे पर भाव भयावह होने के बिंदु तक काले थे। उसके शरीर पर उसके वस्त्र पहले से ही फटे हुए थे, जिससे उसकी छाती दिखाई दे रही थी। इस समय वास्तव में उसकी छाती पर खून के धब्बे थे, जो उसके पेट से उसके गले तक फैले हुए थे। पीला ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा वास्तव में घायल हो गया था। अनगिनत लोग काले वस्त्र पहने उस आकर्षक युवा लड़की को आसमान में मंडराते हुए देखकर हैरान रह गए। उसने वास्तव में अपनी परम वीर रैंक की शक्ति से एक प्रथम श्रेणी दिव्य रैंक के योद्धा को घायल कर दिया था। यह कैसे संभव है? चलो स्वर्गीय पूर्णता अवस्था के बारे में बात नहीं करते, यहां तक कि जो व्यक्ति अपने 3 दिव्य रैंक के योद्धा पड़ावों से गुजर चुका है, वह भी प्रथम श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा को घायल नहीं कर पाएगा। यह एक बहुत ही भयानक दिव्य तलवार है। माधिका नीलेश ने लैला के हाथों में कसकर पकड़ी गई दिव्य तलवार को घूरते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में एक झटका सा चमक रहा था।
वह उस तलवार से निकलने वाली एक खतरनाक सनसनी को महसूस कर सकता था। अगर वह तलवार किसी प्रथम श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा के हाथों में आ जाती तो उसे बहुत डर और भय महसूस होता। यह निश्चित रूप से एक दिव्य कलाकृति थी। इसके अलावा यह निश्चित रूप से सभी दिव्य चेतना कलाकृतियों में से एक असामान्य है। वास्तव में उस लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? वह वास्तव में इतनी दुर्जेय दिव्य कलाकृति को चलाने में सक्षम है? माधिका और नीलेश ने आश्चर्य और हैरानी में बड़बड़ाया। एक दिव्य कलाकृति, यह कुछ ऐसा था जिसे उनके 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनाने में असमर्थ थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक उत्तरी कायनात अकादमी के छात्र के हाथों में दिखाई देगा, इस तरह से कि इसने उसकी आंखों को ईर्ष्या से लाल कर दिया था। फिर भी अपनी ईर्ष्या के बावजूद माधिका नीलेश जानता था कि एक युवा लड़की जो इतने कीमती खजाने को अपने पास रखने में सक्षम थी, उसका निश्चित रूप से काफी दुर्जेय पृष्ठभूमि होगी। जो कोई भी लापरवाही से अपनी उंगलियां डालने की हिम्मत करेगा, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसके बगल में अबरामलेट केम्पो सब्बते। माधिका ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में आश्चर्य और आश्चर्य मौजूद था। हालांकि उसे लैला को जानने वाला माना जा सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस आकर्षक और शांत युवा लड़की के पास वास्तव में ऐसा कार्ड होगा। फिर भी वह बहुत कमजोर है और उस दिव्य तलवार की शक्ति को ठीक से इस्तेमाल करने में असमर्थ है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन दोनों के साथ एक राक्षसी खंभा पकड़े हुए और दूसरा दिव्य तलवार पकड़े हुए पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा के लिए भी जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता, नीलेश ने खेदजनक लहजे में कहा। इसके अलावा इस समय पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा पहले ही पागल हो चुके होंगे। पीले ड्रैगन दिव्य रैंक का योद्धा गुस्से से पागल हो गए। अपने सीने पर लगे घाव को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उनका चेहरा शर्म से जल उठा। हालांकि इस तरह की चोट से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह निस्संदेह उनके चेहरे पर एक क्रूर तमाचा था। इसके अलावा यह उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने हुआ। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जब यह मामला चारों ओर फैलेगा तो उसका कितना बड़ा मजाक बनेगा। एक दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र के अस्तित्व को 2 परमवीर रैंक के अंतिम चरण जूनियर के हाथों से ऐसा दयनीय हमला झेलना पड़ा। लापरवाही के एक पल के परिणाम स्वरूप उसे अपना पूरा सम्मान खोना पड़ा। तुम दोनों कमीने! हर कोई पीले ड्रैगन राजा की आवाज में कांपती हुई आवाज सुन सकता था जब वह ध्रुवांश और लैला की ओर अपनी आंखों में भरी अतुलनीय द्वेष के साथ देख रहा था और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देने की कामना कर रहा था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों की इच्छा हो कि तुम मर जाओ, पीले ड्रैगन राजा ने दहाड़ लगाई। उसका शरीर विस्फोटक ढंग से बाहर निकल रहा था। एक पल में वह लैला के ठीक सामने आ गया था। उसकी उंगली के एक झटके से उसके सामने का स्थान बिखर गया, जैसे विनाशकारी ऊर्जाओं से भरी एक भयावह लहर बिजली की गति से लैला की ओर बह रही थी। वूश! हालांकि जैसे ही भयावह लहर लैला तक पहुंचने वाली थी, एक ड्रैगन छाया बाहर निकली। ध्रुवांश ने अपना हाथ लैला की कमर के चारों ओर पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए आने वाली लहर की सीमा से बाहर निकल गया। तुम अपनी जान की भी गारंटी नहीं दे सकते और फिर भी तुम दूसरों को बचाना चाहते हो, छोटे कमीने? पीले ड्रैगन राजा ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ दहाड़ लगाई। एक बार फिर अपनी उंगली को टैप करते हुए उसमें से प्रकाश की एक तरल जैसी किरण निकली जो अंतरिक्ष में बिखर गई, हिंसक रूप से ध्रुवांश की पीठ से टकराई। पफ! इतना भारी प्रहार सहते हुए ध्रुवांश ने लैला को कसकर गले लगाया और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। दोनों ही दयनीय तरीके से हजारों मीटर पीछे की ओर उड़ गए। उसकी पीठ पर खून और मांस का निशान नहीं था। अगर वह अपने बिजली के देवता के शरीर पर महारत हासिल करने के एक छोटे स्तर तक नहीं पहुंच पाया होता,
तो पीले ड्रैगन राजा का वह एक बिंदु शायद पहले ही उसे भेद चुका होता। ध्रुवांश। ध्रुवांश के मुंह से रिसता हुआ खून लैला के चांदी जैसे बालों पर टपक रहा था, जो बेहद आकर्षक लग रहा था। फिर भी इन सब की परवाह न करते हुए लैला ने अपना प्यारा चेहरा उठाया और पीले चेहरे वाले ध्रुवांश को देखा। उसे घूरते हुए एक मजबूत पकड़ ने उसके दिल को जकड़ लिया और उसके कटे हुए होंठ पर लाल निशान दिखाई दिया। मैं अभी मरा नहीं हूं, ध्रुवांश ने एक दर्दनाक मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उसके शरीर की सभी हड्डियां मानो टूट गई हों, जिससे उसके पूरे शरीर में अतुलनीय दर्द फैल गया। वास्तव में एक दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र विशेषज्ञ के योग्य। थोड़ी सी गंभीरता ने उन्हें पहले ही किसी भी प्रतिरोध को करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया था। उसने अभी भी एक दिव्य रैंक के योद्धा की शक्ति को कम करके आंका था। पेज ऑफ सीलिंग की चमत्कारी शक्ति पर भरोसा करने के बाद भी जिसने उसे पीले ड्रैगन दिव्य रैंक के योद्धा के शरीर के भीतर चेतना ऊर्जा को अस्थायी रूप से सील करने की अनुमति दी। वे दोनों मिलकर भी बाद वाले को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वास्तव में तुम अभी तक मरे नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को किसी भी मौत से परे दर्द महसूस हो। उनके पीछे से एक उदासीन आवाज आई, जिसमें किसी भी तरह की दया नहीं थी। पीछे से पीले ड्रैगन राजा ने दुष्टता से उनकी ओर देखा और एक बार फिर अपनी उंगली उठाई। अपने दांतों को भींचते हुए लैला ने अपनी लुओ शेन तलवार को पकड़ लिया और अपनी उंगली से तलवार की नोक को पोंछा। जैसे ही उसकी उंगली ने संपर्क किया, तलवार के शरीर पर एक अतुलनीय रूप से जटिल रक्त लाल रून उभर आया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उस रून को मिटाने की योजना बनाई, जिससे लुओ शेन तलवार पूरी तरह से खुल गई। हालांकि जैसे ही वह ऐसा करने में सक्षम हुई, ध्रुवांश ने तलवार के शरीर पर एक उग्र पकड़ बनाई, जिससे उसका हाथ तुरंत कट गया और उसमें मौजूद भयंकर तलवार शक्तियां से खून बहने लगा। उसकी हरकतों को देखकर लैला को तुरंत झटका लगा, जिससे उसने जल्दी से लुओ शेन तलवार पर मौजूद तलवार शक्तियां को वापस खींच लिया। छोड़ दो! लैला चिल्लाया। ऐसा मत करो, शांत रहो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ध्रुवांश ने अपने भीगे हुए दांतों के बीच उत्तर दिया। ध्रुवांश को लैला के पास मौजूद कुछ दुर्जेय कार्डों के बारे में पता था। अगर वह उन्हें इस्तेमाल कर पाती तो वह उस पीले ड्रैगन राजा को वश में कर सकती थी। हालांकि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती, वह जल्दी ही चली जाती। ऐसा कुछ जो ध्रुवांश नहीं चाहती थी। लैला को पता था कि ध्रुवांश क्या सोच रहा था। वह ध्रुवांश के साथ बिताए पलों को बहुत संजोती और प्यार करती थी। फिर भी यह सब उसके दिल में उसकी सुरक्षा से नीचे था। अगर वह ध्रुवांश की जान बचाने के बदले उन्हें त्याग सकती थी तो वह ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। मुझ पर विश्वास करें। अपने दांत भींचते हुए लैला ने ध्रुवांश की आंखों में सीधे देखा और फिर आखिरकार अपनी सील खोल दी। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपना कदम उठाऊंगी। उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक लग रही थी। स्पष्ट रूप से वह किसी भी तरह से ध्रुवांश को अपने निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देगी। एक असहाय मुस्कान देते हुए ध्रुवांश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसके पैरों के नीचे एक विशाल ड्रैगन छाया उभरी। अगले ही पल उसका शरीर एक भूत की तरह उड़ गया और प्रकाश की एक किरण उसके कान के पास से गुजरी। हालांकि यह चूक गई थी, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर एक कट